Hello, future cadets. I hope all of you are staying safe and studying hard. So, I hope you are enjoying the Prachand series. We are already through two sessions. I hope you find them enjoyable. If you enjoy the content, just an appeal to all of you. We don't charge any money. We don't take any donations. We are just dependent on you, dear subscriber. And the thing that we crave, जो हमारी आपसे सबसे ज्यादा आशा है, वो है कि आप वर्दीशाला के मैसेज को फार एंड वाइड स्प्रेड करेंगे, अपने सारे साथियों को साथ इस चैनल को और इसमें शेयर की जाने वाली इंफॉर्मेशन को शेयर करेंगे ताकि वो सब भी बन सके काबिल वर्दी के। सो आज का प्रचंड का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमने जो करंट अफेयर्स की जर्नी स्टार्ट की थी उसी में एक अगले पड़ाव पे हम पहुंचे और आज हम कुछ और इंपॉर्टेंट थीम्स को डिस्कस करेंगे। दोज थीम्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अपकमिंग सीडीएस, एनडीए एंड एफकैट एग्जाम। आज हम वो टॉपिक्स पढ़ेंगे जो जिससे आप हर साल you can be pretty sure that at least 4 questions would be asked from the combined two topics. So those of you who are here for the first time, hi guys, I am Akshay Batola and I'll be making you worthy of worthy, and the series that's going to help you is Prachand. It is the only current affairs you will ever need to crack your exam. So पहला टॉपिक, पहली थीम जो आज हम उठाएंगे वो है डिफेंस की। सिंस मोस्ट ऑफ यू आर टारगेटिंग डिफेंस एग्जाम्स, तो डिफेंस का करंट अफेयर्स बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। डिफेंस करंट अफेयर्स का एक मैं आपको ब्रॉड एक अम्ब्रेला दूं तो क्या क्या चीजें आती हैं डिफेंस करंट अफेयर्स में। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो होता है मिलिट्री एक्सरसाइजेस का। दूसरा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो होता है आपका आर्म्स एंड एम्यूनिशंस का। देन तीसरा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो होता है अपॉइंटमेंट्स का। ठीक है, तो डिफेंस करंट अफेयर्स में एसेंशियली हम ये तीन चीजें पढ़ते हैं, मिलिट्री एक्सरसाइजेस, आर्म्स एंड एम्यूनिशंस के स्पेस में क्या अपडेट है, एंड फाइनली कोई इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हुई या नहीं। अपॉइंटमेंट के मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूं। आप पहला क्वेश्चन का सबको कमेंट में जवाब देना है, 3 सर्विस चीफ्स। देखिए कोई नया सीडीएस अभी तक अपॉइंट नहीं हुआ है तो जो 3 सर्विस चीफ्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। इंडियन आर्मी के सर्विस चीफ कौन है, इंडियन नेवी के सर्विस चीफ कौन है, एंड इंडियन एयरफोर्स के सर्विस चीफ कौन है। आई एम प्रेटी श्योर दिस क्वेश्चन वुडंट बी आस्क्ड इन द एग्जाम, बट अगर आपको ये भी नहीं पता देन इट रेजेस अ क्वेश्चन मार्क यार आपकी डिफेंस की प्रिपरेशन कैसे चल रही है। सो दैट्स द फर्स्ट अपॉइंटमेंट जो इंपॉर्टेंट रहता है। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट है आजकल, कोई डीजी ऑफ सीएपीएफ, अगर कोई इंपॉर्टेंट सीएपीएफ में कोई नए डीजी अपॉइंट हुए दैट समटाइम्स आल्सो बिकम्स इंपॉर्टेंट। सो इसके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है आपका, जो डीजी इंडियन कोस्ट गार्ड है वो रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं, तो हु इज द डीजी इंडियन कोस्ट गार्ड, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एसएसबी के भी कोस्ट डीजी अपॉइंट हुए, बट आई डोंट थिंक दैट वुड बी आस्क्ड। ये कोस्ट गार्ड वाला पूछा जा सकता है, थोड़ा चांसेस है स्पेशली एफकैट के पेपर में। ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ अपॉइंटमेंट जैसे सीडीएस का अपॉइंटमेंट होगा तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सीडीएस का ना सिर्फ पोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगी बट आपको उसका ये भी पता होना चाहिए दैट व्हाट्स द रैंक ही होल्ड। ही इज सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर जो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स होता है, ही ऑल्सो होल्ड्स द टाइटल ऑफ इट्स सेक्रेटरी। सो ऑल ऑफ दैट यू मस्ट नो। ठीक है, जो अग्निवीर की अगर आपने देखी होगी, अग्निवीर एक अपॉइंटमेंट का बड़ा इशू है अग्निवीर। सो अग्निवीर एग्जाम में रिटर्न में पूछने के बहुत कम चांसेस हैं, बट आपको स्कीम के बेसिक क्लॉजेस तो आई होप सबको पता ही होंगे, एंड आई एम नॉट टेकिंग इट इन टुडेज क्लास बिकॉज इट्स अ टॉपिक मोर फॉर एसएसबी। एसएसबी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा मुझे बता दो, लेफ्टिनेंट जनरल पुरी कौन थे? अगर आप अग्निवीर की जो भी इशू था उसको फॉलो कर रहे थे, लेफ्टिनेंट जनरल पुरी, हु वाज लेफ्टिनेंट जनरल पुरी, ये बताना मुझे। ठीक है, सो एनीवेज दिस इज द अपॉइंटमेंट पार्ट। सो इसको आई एम लीविंग इट फॉर सेल्फ स्टडी। जो चीज पूछी कमेंट में आंसर मिल जाएंगे आपको, बच्चे डेफिनेटली कमेंट में आंसर देंगे इनके। वी आर फोकसिंग ऑन दीज टू टुडे, मिलिट्री एक्सरसाइजेस, आर्म्स एंड एम्यूनिशंस एंड सम मिसलेनियस थिंग्स रिलेटेड टू डिफेंस फर्स्ट। ठीक है, सुबह 5 AM क्लब चालू रहेगा टेलीग्राम पे, वर्दीशाला के चैनल पे आप आके सुबह 5 बजे जुड़ सकते हैं लाइव, सो दैट 5 AM क्लब के आप मेंबर बन जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल। बीएस पठानिया है डीजी कोस्ट गार्ड, इंडियन एयरफोर्स एयर चीफ मार्शल एयर मार्शल बीआर चौधरी, एंड आर्मी जनरल है जनरल मनोज पांडे, एंड एयर चीफ वीआर चौधरी हो गए। नेवी के श्री आर हरि कुमार, एडमिरल आर हरि कुमार इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही, हैप्पी टू नो। ठीक है, यस, लेफ्टिनेंट जनरल पुरी इज इन डीजीएमओ, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री। ठीक है, नहीं ये डीजीएमओ नहीं है, ही इज नॉट डीजीएमओ, एडिशनल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का उनको टाइटल दिया गया है, सो नॉट डीजीएमओ पर से।
ही इज एडिशनल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है। ओके ठीक है, आगे बढ़े। सो एडिशनल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, दैट्स हिज ऑफिशियल टाइटल। यस बिल्कुल आशीष, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज आइडिया। तो सबसे पहले मिलिट्री एक्सरसाइज देखो, वैसे तो हजारों मिलिट्री एक्सरसाइज है, आई हैव हैंड पिक द फ्यू, और इसमें भी जो इंपॉर्टेंट है आई विल टेल यू दैट। सो यू नीड टू फोकस ऑन दीज मिलिट्री एक्सरसाइजेस स्पेसिफिकली जो मैं बताऊंगा, बिकॉज इनमें से कुछ हैं जो एनुअल होती रहती है, कोई फर्स्ट टाइम हो रही है, किसी में कुछ इस बार स्पेशल हो रहा होता है। सो वी नीड टू बी वेरी लाइक मतलब इन द नो कि यार कौन सी से क्या चीज पूछी जा सकती है। सो लेट स्टार्ट, लेट सेट द बॉल रोलिंग विद संप्रीति, और सिर्फ उतना ही बताऊंगा जितना इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं बताऊंगा याली रेजिमेंट गई, इसने ये वाला वेपन लगाया, बिकॉज ऑल ऑफ दैट इज यूजलेस। हाँ पीपीटी में डालने के लिए अच्छा है, पीपीटी भरी भरी नजर आएगी, एक एक मिलिट्री एक्सरसाइज पे 5 मिनट बोल सकता हूँ पीपीटी से, बट अगेन ऑल ऑफ इट्स इज यूजलेस फॉर एज फार एज द एग्जाम इज कंसर्न। तो सबसे पहले मिलिट्री एक्सरसाइज संप्रीति, दिस इज द 10th एडिशन। किसी भी मिलिट्री एक्सरसाइज के आगे ऐसा कोई नंबर लिखा होता है ना रोमन में, यूजुअली दैट डिनोट्स दैट इट इज विच occurrence or which iteration of that military exercise. So संप्रीति 10 जो लिखा है, this is means it's 10th edition, 10वीं बार ये हो रही है। इसमें सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है संप्रीति किनके बीच में है। संप्रीति प्यार दो देशों के बीच में है। कौन से दो प्यार, किन दो देशों के प्यार, उन दो देशों के बीच में प्यार होगा जो एक देश ने दूसरे देश को क्रिएट करने में हेल्प की। सो इंडिया एंड बांग्लादेश में प्रीति है, बिकॉज प्रीति की फैन फॉलोइंग बांग्लादेश में भी है, इंडिया में भी है। प्रीति बांग्ला भी बोलती है, ठीक है। सो संप्रीति, सैम और प्रीति का मिलन कहां हुआ, इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पे हुआ, ठीक है। सो संप्रीति मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया बांग्लादेश की मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है। ओके कहां हुई हुई है इस बार, बांग्लादेश में हुई है। इंडिया बांग्लादेश की दूसरी एक जो और मिलिट्री एक्सरसाइज है वो कौन सी है, दैट इज बोंगो सागर। नाम से ही क्लियर है, बोंगो, बोंगो बांग्लादेश, बे ऑफ बंगाल, बोंगो सागर। तो ये इंडिया और बांग्लादेश की कैसी एक्सरसाइज है, अगेन इट्स इंडिया बांग्लादेश की नेवल एक्सरसाइज, ठीक है। सो दिस वाज आर्मी, दिस इज नेवी। तो इंडिया बांग्लादेश की दोनों एक्सरसाइज देख ली, आर्मी की एक्सरसाइज देख ली, नेवल एक्सरसाइज देख ली। दोनों ही एक्सरसाइज इस बार कहां हुई है, बांग्लादेश में हुई है, ठीक है। तो बोंगो सागर पता लग गया, संप्रीति का पता लग गया। नेक्स्ट है खान क्वेस्ट, खान। सो माय नेम इज खान वाला खान नहीं है, इट हैज एन एक्स्ट्रा ए। सो खान क्वेस्ट ये इंडिया की एक बहुत ही यूनिक मिलिट्री एक्सरसाइज है दैट इट हैज डन विथ मंगोलिया दिस टाइम। सो मंगोलिया के साथ जो उलन बटोर का रीजन है ना मंगोलिया में, वहां पे वी हैव डन दिस खान क्वेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज। बेसिकली इसमें थीम क्या है, वैसे तो ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज थी, तो काफी अदर देशों ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। इंडिया वाज वन ऑफ इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट इन दिस। सो खान क्वेस्ट क्या है, ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज थी, इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट किया। अब इसमें हमारे लद्दाख स्काउट्स के बंदे गए, ऑल ऑफ दैट इट इज नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव, ठीक है। सो खान क्वेस्ट मंगोलिया से मुझे याद है, मंगोलिया में एक और इंडिया की पुरानी मिलिट्री एक्सरसाइज होती थी, मुझे बताना, नोमैडिक एलिफेंट एक मिलिट्री एक्सरसाइज होती थी इंडिया की, वो किस कंट्री के साथ होती थी। अगेन एडिशन मैं नहीं बता रहा, अब मैं इसमें बताने को आपको बता दूं 16 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। अंडरस्टैंड दिस, वो दिमाग में आपके क्या याद रहेगा एग्जाम हॉल में जाके। सो मैंने बता दिया मल्टीलेटरल है, तो जिस ऑप्शन में अगर कुछ ऐसा हो जिसमें ज्यादा कंट्रीज हो, दैट इज मोर लाइकली टू बी करेक्ट। अगेन दिस इज दोज हु आर अटेंडिंग प्रचंड फॉर द फर्स्ट टाइम, दिस इज द पावर ऑफ फिल्ट्रेशन इन प्रचंड। आई एम नॉट गिविंग यू एनी यूजलेस इंफॉर्मेशन। मतलब मैं आपको बता सकता था इसमें 16 कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगी, मैं इसमें आपको ये भी बता सकता था लद्दाख स्काउट्स इसको ऑर्गेनाइज इंडिया की तरफ से इसमें पार्टिसिपेट करने गए। फिर मैं आपको ये भी बता सकता था मंगोलिया में जो 5 हिल्स का एरिया है उस एरिया में ये हो रही है। अगेन ये सब आपको सुनने में बहुत अच्छा लगेगा कि अरे वाह इतनी इंफॉर्मेशन मिल गई। मैं ये बता सकता था कि ये 14 डे की एक्सरसाइज थी। अगेन ऑल ऑफ दैट वुड डिडंट एट ऑल बी रेलेवेंट। सो हमेशा फोकस रखना रोटी पे, जितना एग्जाम में आने वाला है सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे, उससे ज्यादा पढ़ के अपने माइंड को टैक्स नहीं करेंगे, उस एनर्जी को दूसरे कंस्ट्रक्टिव पर्पसेज में लगाएंगे। सो आई होप जहां मैं जितनी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं अगर आप उतनी भी याद करके चले जाएंगे, यू विल परफॉर्म वेल इन द एग्जाम, ठीक है। Yes, nomadic elephant was also with Thailand. लेकिन nomadic elephant was India and Mongolia, but it was a bilateral. जैसे बोंगो सागर bilateral military exercise है ना दो देशों के बीच, तो इंडिया और मंगोलिया की जो bilateral exercise है उसको बोलते हैं हम nomadic elephant.
सो अभी रिसेंटली नहीं हुई है इसलिए मैं नहीं पढ़ा रहा, स्टैटिक जीके में पढ़ाता हूँ ये चीज। खान क्वेस्ट अभी रिसेंटली हुआ है इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये मंगोलिया में ही हुई है उलन बटोर के पास, एंड इट्स अ मल्टीलेटरल एक्सरसाइज। इंडिया ने पार्टिसिपेट किया, यस इंडिया ने पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट है वरुणा। अब देखो इंडिया और फ्रांस के बीच की आर्मी अलग मिलिट्री एक्सरसाइज करती है, नेवी अलग मिलिट्री एक्सरसाइज करती है, इंडियन एयरफोर्स अलग मिलिट्री एक्सरसाइज करती है। जो वरुणा है ये रिसेंटली हुई है, इसीलिए मैं तीनों में से सिर्फ वरुणा को इस बार इंक्लूड कर रहा हूं। ठीक है, वरुण आपको नाम से क्लियर है, वरुण किस चीज के भगवान है? वरुण भगवान, आपने अगर इंडियन माइथोलॉजी को थोड़ा भी स्टडी करा है, वरुण इज कंसिडर्ड द गॉड ऑफ वॉट? क्विकली टेल मी इन द कमेंट्स गाइज, इफ यू इंटरैक्ट देन ओनली वील एंजॉय दिस सेशन, अदरवाइज इट वुड बिकम लाइक मोनोटोनस। बिल्कुल, जल देवता माने जाते हैं। सो वरुण इज इंडिया एंड फ्रांस की क्या, इंडिया एंड फ्रांस की कौन सी एक्सरसाइज? नेवल एक्सरसाइज। ये इस बार अरेबियन सी में हो रही है। बिल्कुल ठीक है, अरेबियन सी में वरुण इज द मिलिट्री एक्सरसाइज जो इंडिया और फ्रांस की नेवी की मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब आप मुझे होमवर्क है आपका, आपको बताना है आर्मी और एयरफोर्स की जो इंडिया और फ्रांस की मिलिट्री एक्सरसाइज होती है उसका नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द मिलिट्री एक्सरसाइज दैट इंडिया एंड आर्मी की जो इंडिया फ्रांस की मिलिट्री एक्सरसाइज होती है एंड जो इंडिया और फ्रांस की एयरफोर्स की मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। ठीक है, सो माइथोलॉजी से अगेन यू कैन ऑलवेज गेट अ गुड आइडिया। नेक्स्ट है लमाइत्य, ये भी बहुत रेगुलर फ्रीक्वेंसी में होती है, अगेन रिसेंटली हुई है। इट्स विद एन आइलैंड नेशन, इंडिया के जो आप इंडियन ओशन देखोगे उसमें एक आइलैंड नेशन है सीशेल्स, मेडागास्कर के आसपास सीशेल्स। तो सीशेल्स के साथ इंडिया की जो मिलिट्री एक्सरसाइज है उसका नाम है लमाइत्य। ठीक है, उनकी जो अपनी डिफेंस फोर्स है उसके साथ ये हमारी ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। बेसिकली इसमें आइडिया क्या रहता है? इंडिया का आइडिया ये है कि यार इंडिया हैज दिस अप्रोच विच इज कॉल्ड एज सागर। डू यू नो व्हाट इज सागर? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। इस पॉलिसी को फॉलो करते हुए इंडिया वांट्स टू बिकम एनएसएस। व्हाट इज दिस एनएसएस? नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द इंडियन ओशन रीजन। सो यहाँ पे जो सीशेल्स के आइलैंड है, इस पूरे रीजन में इंडिया एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना चाहता है, एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का रोल प्ले करना चाहता है, और उसके लिए उसकी अप्रोच सागर की चल रही है। तो यहाँ पे काफी सारे आइलैंड्स हैं जिसमें इंडिया भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप कर रहा है। अब आपको इसके साथ ही एक मैं होमवर्क देता हूं, यू शुड लोकेट ऑन योर एटलस सीशेल्स। एफकैट के बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, सीडीएस में भी ये मैपिंग में सवाल आ सकता है, सीशेल्स को मैप में लोकेट करना। दूसरा, कुछ और आइलैंड्स में बता रहा हूं, एगालेगा आइलैंड्स, इनको लोकेट करना। दूसरा, रियूनियन आइलैंड लोकेट करना। ठीक है, सो दीज टू आइलैंड्स यू शुड लोकेट ऑन योर एटलस। ओके, ठीक है, बिल्कुल। डेजर्ट नाइट भी एक मिलिट्री एक्सरसाइज थी जो इंडिया और फ्रांस की नेवी, स्पेशली जो रफेल एयरक्राफ्ट थे उसमें डेजर्ट नाइट को यूज किया गया था, बट इट वॉज फॉर द लास्ट, मतलब काफी पुराना हो गया वो। बट अगेन स्टैटिक में वो चीज पढ़ेंगे अब। लमाइत्य क्लियर हो गया, लमाइत्य मतलब ही फ्रेंडशिप होता है, वैसे अगेन नॉट इंपॉर्टेंट। हाँ, यहां से एक और चीज निकल के आई, मालदीव्स एक कंट्री है एंड मालदीव्स एंड लक्षद्वीप लगभग पास है। इस बार सीएपीएफ में सवाल आ गया था लक्षद्वीप की लैंग्वेज। सो अगेन इस पूरे रीजन में यही लैंग्वेज बोले जाती है। ओके, सो ये कौन सी लैंग्वेज है मुझे कमेंट करके बताओ ना। लक्षद्वीप में जो लैंग्वेज बहुत ज्यादा कॉमन है, बोले जाती है, उसी से सेम रूट ऑफ वर्ड से ही लमाइत्य निकल के आया है। ठीक है, अगेन नेक्स्ट वर्ड जो मिलिट्री एक्सरसाइज है दैट्स खंजर 2022। खंजर किसके साथ है? जिस देश की अगर आप शेप देखोगे तो थोड़ा थोड़ा यू कैन लाइक सी, उसमें एक रफ खंजर सा लगेगा, दैट्स किर्गिस्तान, नॉट कजाकिस्तान। कजाकिस्तान इज वेरी लार्ज। देयर आर 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज। ठीक है, so Kazakhstan is at the top and then we have here Kyrgyzstan. So Khanjar is the military exercise that we have with Kyrgyzstan. ठीक है, किर्गिस्तान के साथ हमारी जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है वो है खंजर मिलिट्री एक्सरसाइज। कहां हुई थी? हिमाचल प्रदेश में हुई इस बार। सो ऑल्टरनेटिवली होता है, एक साल इंडिया में एक साल अदर कंट्री में। सो इट हैपेंड इन हिमाचल प्रदेश दिस ईयर। So Khanjar is a what? It's a military exercise between which countries? India and Kyrgyzstan। कहां पे हुई इस बार? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, नथिंग मोर देन दिस। कृपाण शक्ति, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दिस ईयर। कृपाण शक्ति मेरे हिसाब से लाइक इफ द एग्जामिनर इज इन अ गुड मूड ही माइट जस्ट आस्क कृपाण शक्ति। ठीक है, क्यों? बिकॉज इट्स एन एक्सरसाइज बिटवीन द इंडियन आर्मी
विथ द सीएपीएफ कंबाइंड। सो इंडियन आर्मी और सीएपीएफ ने एक मिलिट्री एक्सरसाइज ज्वाइंटली किया, और इसको ज्वाइंटली करने का क्या आइडिया था? इसको ज्वाइंटली करने का आइडिया था कि देखना कि हमारे अगर कभी कुछ ऑपरेशन हो जाता है, एज यू ऑल नो देयर सीएपीएफ में होती है सर्टेन बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस एंड सम इंटरनल सिक्योरिटी फोर्सेस। तो बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस में जैसे आपका बीएसएफ हो गया, आपका आईटीबीपी हो गया, ठीक है, आपका सशस्त्र सीमा बल दैट इज बीएसएफ, एंड एसएसबी हो गया, ठीक है, एंड वी हैव अदर्स लाइक असम राइफल्स जो थोड़ा काम करता है एट सम एरियाज। एंड सो बेसिकली बीएसएफ और इंडियन आर्मी ने बांग्लादेश में ये ज्वाइंट एक्सरसाइज की। इसमें क्या था कि अगर यार कल को कोई चाइना का अटैक कर दे तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस सपोज चाइना बॉर्डर में आईटीबीपी है, तो आईटीबीपी कैसे उसको टैकल करेगा, एंड देन आर्मी उसको फिर पीछे से सपोर्ट लेके एंड रोल आगे आके अगर वॉर फुल फ्लेजेड वॉर होती है तो कैसे रिप्लेस करेगी। तो उस तरीके का कोऑर्डिनेशन इंडियन आर्मी एंड बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेज ऑफ सीएपीएफ में हो सके, उसको टैकल करने के लिए कृपाण शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट, कहां पे? सिलीगुड़ी जो आपका बंगाल का एरिया है वहां पे हुई थी, ठीक है, बिल्कुल सही करके आते। द लैंग्वेज वाज दिवेही, दिवेही इज द करेक्ट आंसर। लक्षद्वीप में मोस्टली ये बोली जाती है। ऑल्सो लक्षद्वीप के बारे में काफी अच्छा फैक्टॉइड है दैट 95% ऑफ लक्षद्वीप इज मुस्लिम। तो कई बार वहां की ये इट इज नॉट ट्राइबल, अनलाइक अंडमान निकोबार जहां की मेजोरिटी पॉपुलेशन ट्राइबल है, वहां पे इट इज फॉलोइंग अ सर्टेन रिलीजन। यस, सिलीगुड़ी को चिकन स्नैक कॉरिडोर ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, ये दिवेही मैंने कराया हुआ था पुराने प्रचंड में, बिल्कुल सही बोल रहे हो सुमन। मैक्सिमम क्वेश्चन यार करवाए हुए आ जाते हैं गॉड विलिंगली। इस बार भी आई होप कि जो हम ये कर रहे हैं इससे मैक्सिमम क्वेश्चन आए, और फिर आप मुझे वापस आके वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना कि हाउ यूजफुल प्रचंड वाज। धर्म गार्जियन ये भी काफी रेगुलर एक्सरसाइज है। इंडिया और जापान की जो सेल्फ डिफेंस फोर्स है, सो जापान अपनी आर्मी को आर्मी नहीं कहता, इट कॉल्स इट्स एसडीएफ, सेल्फ डिफेंस फोर्स। एंड देयर आर रीजंस बिकॉज ऑफ आफ्टर वर्ल्ड वॉर II जापान डिसाइडेड दैट इट वुड फॉलो अ पैसिफिस्ट अप्रोच, और उसकी वजह से they didn't actively build an army, they built just a self defense force. But anyways जापान अब अपने को अपडेट कर रहा है, it's also actively engaging on the military front on many things. धर्मा गार्जियन, तो धर्मा गार्जियन इज दैट मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया में हुई थी जहां पे हमारे कमांडो स्कूल ऑफ द इंडियन आर्मी है। सो उस जगह पे ही हुई। कहां पे है अब इंडियन आर्मी का कमांडो स्कूल, आपको पता होना चाहिए। सो इट यस इट हैपेंड इन इंडिया। किस किस की है? इंडिया और जापान की सेल्फ डिफेंस फोर्स, जापान की फोर्स की मिलिट्री एक्सरसाइज है। नेक्स्ट एक मिलिट्री एक्सरसाइज है डस्ट लिक, तो मिट्टी को धूल को चाटना, ऐसे आप समझ सकते हो। तो धूल को कहां पे चाटा जा रहा है? उज्बेकिस्तान में। इंडिया और उज्बेकिस्तान की एक मिलिट्री एक्सरसाइज। उज्बेकिस्तान का इट्स वन ऑफ द 5 तान्स, जो 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज बताई, उज्बेकिस्तान इज देयर ओनली, ठीक है। उज्बेकिस्तान की इंडिया उज्बेकिस्तान की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डस्ट लिक कहां हुई? इस बार उज्बेकिस्तान में ही हुई, ठीक है। फोकस क्या रहता है डस्ट लिक का? हमेशा डस्ट लिक का फोकस रहता है यार ये काउंटर टेरर ऑपरेशंस, अर्बन वॉरफेयर में अगर टेररिज्म हो जाए तो कैसे हो, बिकॉज उज्बेकिस्तान ऑल्सो सफर्स फ्रॉम लाइक सिंस इट वाज अ पार्ट ऑफ यूएसएसआर वंस, तो वहां पे काफी टेरर एक्टिविटीज, जैसे चेचनिया में यू हैव लाइक रिस्क ऑफ टेररिज्म, some other areas of Uzbekistan are also affected by terrorism, so those terrorists shouldn't enter Uzbek area and how they can ward off those terrorism, उस सब पे फोकस है। तो डस्ट लिक किसकी? इंडिया उज्बेकिस्तान की हुई। कहां? उज्बेकिस्तान में। और फोकस किस पे रहता है इसमें? काउंटर टेरर ऑपरेशंस में। ईस्टर्न ब्रिज, ईस्टर्न ब्रिज का 6वां एडिशन था। ईस्टर्न ब्रिज कहां पे, किसके साथ है इंडिया की मिलिट्री एक्सरसाइज? ओमान के साथ। एयरफोर्स की एक ज्वाइंट एक्सरसाइज है, इंडियन एयरफोर्स एंड ओमान की एयरफोर्स की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। इस बार कहां हुई थी? इट हैपेंड इन जोधपुर एयरबेस, इंडिया में हुई थी, ठीक है। ईस्टर्न ब्रिज ऐसे याद करो कि एक कोई गाय है, ठीक है, गाय ब्रिज पे चल रही है और बोलिए ओ माँ 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 करती है ना गाय, तो गाय माँ कर रही है ब्रिज पे चलते हुए, एंड ब्रिज के नीचे से दूध की नदियां बह रही हैं, सफेद दूध की, जो लग रहा है, या ऐसे इमेजिन करो ब्रिज के नीचे से रफेल के जेट जाते आ रहे हैं, ऊपर आपकी गाय है और वो माँ माँ कर रही है, ओ माँ, तो ओमान, ठीक है। सो ईस्टर्न ब्रिज मिलिट्री एक्सरसाइज एयरफोर्स की कहां पे हो रही है? राजस्थान में, ठीक है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट है नेटपोल रेक्स। नेटपोल रेक्स ये पर से मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं है, बट इट इज बीइंग कंडक्टेड बाय कोस्ट गार्ड। यार ये कोस्ट गार्ड मैं पहले तक नहीं पढ़ाता था, बट व्हाई आई एम टीचिंग यू दिस। आपको याद होगा एक क्वेश्चन आया था इंडियन कोस्ट गार्ड की वेसल पे, इफ यू हैव अपीयर्ड फॉर द सीडीएस इन द प्रीवियस ईयर्स, यू नो इंडियन कोस्ट गार्ड की एक शिप थी
सार्थक या सक्षम, इन दोनों में से किसी एक पे क्वेश्चन आया था. सो दैट्स व्हाई आई गेस सीडीएस का एग्जामिनर जो है नाउ, डिफेंस के जो एग्जामिनर नाउ दे आर लुकिंग एट कोस्ट गार्ड ऑल्सो वेरी एक्टिवली. अर्लियर दे डिडंट यूज टू आस्क दिस, ठीक है, बट नाउ लाइक कोस्ट गार्ड पे उनका फोकस है. दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दिस कोस्ट गार्ड वाला थिंग ऑल्सो, ठीक है. सो नेटपोलरेक्स क्या है यार, ये पॉल्यूशन को फाइट करने के लिए, अनलाइक अ मिलिट्री एक्सरसाइज, इट्स नॉट अ मिलिट्री एक्सरसाइज, इट्स नेशनल पॉल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज, नेशनल पॉल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज, ठीक है. इसका बेसिकली प्रैक्टिकल मतलब में ट्रांसलेट करेंगे तो वो क्या मतलब होगा यार, कई बार ऐसा होता है, देखो शिप्स है, सी पोर्ट्स है हमारे यहाँ, कोई शिप आ रही है यहाँ, वो सपोज ऑयल टैंकर है, उसमें कुछ धमाका हो गया, कुछ हो गया, फिर सारा तेल नदी में समुद्र में बह जाता है, फिर वो समुद्र के ऊपर पूरी लेयर बन जाती है, उसकी वजह से काफी सारे जानवर मर जाते हैं. उसके अलावा ये जो माइक्रो प्लास्टिक्स होते हैं वो समुद्र में जाते हैं और उनकी वजह से फिर सी में काफी ज्यादा ऑर्गेनिजम्स उसको कंज्यूम कर लेते हैं. देन वो हमारी जो फूड चेन है उसका पार्ट बन जाता है. देन इट लीड्स टू समथिंग विच इज कॉल्ड एज बायोमैग्निफिकेशन. जिन्होंने स्टैटिक जी के अच्छे से पढ़ी है, बताना ये बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है कमेंट में. सो वो पॉल्यूशन बायोमैग्निफिकेशन के थ्रू ह्यूमंस में आता है एंड देन इट कॉजेज डिजीजेस, एनवायरनमेंट खराब होता है. सो इस तरीके के पॉल्यूशन को, जब पॉल्यूशन का इंसिडेंट हो तो उसे रिस्पॉन्स कैसा दिया है जाए, उसको लेके नेटपोलरेक्स एक्सरसाइज हुई. गोवा में दिस एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड, गोवा के जो मुर्मू गांव है वहां पे. और किसने कराई थी, इंडियन कोस्ट गार्ड ने कराई. अच्छा, मुझे ये सी पॉल्यूशन से, मरीन पॉल्यूशन से एक और चीज याद आई. व्हाट इज दिस प्लॉगिंग? अगेन ये कुछ टाइम पिछले वाले में शायद मैंने पढ़ाया था, पिछले वाले करंट अफेयर्स में, जब लास्ट टाइम वी वर डूइंग, बिकॉज इट वॉज करंट अफेयर्स एट दैट टाइम. बट अब इसको आप कैसे यूज कर सकते हो प्लॉगिंग को? यू कैन यूज इट इन योर एसएसबी, यू कैन यूज इट इन हाउ नेचर एंड ह्यूमन आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. सो अगेन नेवर लुक फॉर मीनिंग, लुक फॉर यूज, ठीक है. तो वहां पे भी आप इस प्लॉगिंग को यूज कर सकते हो, ठीक है. बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं. अब यार ये कुछ और मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेज हैं जो न्यूज में रही थी, आई हैव क्लब्ड देम टुगेदर ताकि हमें पता रहे ये सारी मल्टीलेटरल है. सबसे पहले नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नेटो, इसका हेडक्वार्टर सबको पता होना चाहिए कहाँ है, ब्रसेल्स, बेल्जियम में लोकेटेड है. नेटो है क्या? बेसिकली इट्स वन फॉर ऑल और फॉर वन. यानी अगर आपने नेटो के किसी भी एक मेंबर देश पे हमला किया तो बाकी इट इंप्लाइज कि आपने पूरी नेटो के अगेंस्ट वॉर वेज कर दिया, देन ऑल ऑफ देम वुड कम अगेंस्ट द अटैकर कंट्री, ठीक है. सो दैट्स एसेंशियली नेटो. मोस्टली ये वेस्टर्न लेड ब्लॉक है. यूएसए एंड वेस्टर्न जनरली मेंबर थी एंड दे फॉर्म्ड इट ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा में. ये काफी ज्यादा एक्टिव थी बिकॉज रशिया ने अपना ग्रुप बना लिया था एंड वेस्ट क्रिएटेड देयर ओल्ड ग्रुप. अगेन ऑल ऑफ दैट इज स्टैटिक नॉलेज. सो ये नेटो के बारे में बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए बिकॉज नेटो में अभी एक्सपेंशन की बात चल रही है. वन ऑफ द रीजंस व्हाई रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट इज हैपनिंग इज, ऐसा रशिया के दिमाग में डाउट था यार, रशिया को ये शक था कि यार ये यूक्रेन कहीं नेटो की बाहों में जाके ना समा जाए, और अगर ये नेटो की बाहों में समा गया तो फिर रशिया को बहुत अनकंफर्टेबल था कि उसके इतनी क्लोज बॉर्डर पे यूएसए का कोई ऐसा कलीग या यूएसए का कोई ऐसा सपोर्ट बैठा हुआ है. सो दैट्स व्हाई रशिया वाज अ लिटिल पैरानॉइड अबाउट दिस, सम पीपल से. बट एनीवेज, तो ये नेटो का स्टैटिक, आई एम लीविंग इट कि आप खुद से पढ़ के आओगे, जितना बताया वो तो पता ही होना चाहिए. आई होप आपने पढ़ा होगा स्टैटिक में, ठीक है. बट नेटो की कुछ मिलिट्री एक्सरसाइजेस दैट वर इन न्यूज, उनको हम एक बार कर लेते हैं. यस, ओके, ग्रेट. हाँ, वीडियो आ रही है. पॉज तो नहीं हुई यार? इज द वीडियो पॉज गाइस? आई डोंट थिंक सो. या इट्स फाइन. ठीक है. सो फर्स्ट मिलिट्री एक्सरसाइज इज द लॉक्ड शील्ड्स, वेरी इंपॉर्टेंट एंड माइट बी आस्क्ड एट, कहीं ना कहीं पे तो पूछा जा सकता है. सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें है क्या इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट किया? कैन एनीवन टेल मी डिड इंडिया पार्टिसिपेटेड इन दिस लॉक्ड शील्ड्स? और इस बार अगेन जस्ट टू जस्टिफाई कि मैं व्हाई एम इंक्लूडिंग दिस नेटो वाला मिलिट्री एक्सरसाइज इन दिस, पहले तक मैं ये नहीं इंक्लूड करता था. व्हाई आई एम इंक्लूडिंग दिस टाइम इज बिकॉज यार आप देखोगे रशिया यूक्रेन कंफ्लिक्ट बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहा है एंड नेटो उसकी वजह से काफी सारे ऑपरेशंस में एक्टिवली इन्वॉल्व है. कई सम ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ नेटो इस बार बहुत ही लार्ज स्केल पे हो रहे हैं. जैसे हम देखेंगे इसमें एक ऑपरेशन है जो नॉर्वे आपका नेटो के साथ करता है.
एंड दिस टाइम ये 30 इयर्स में सबसे बड़े लेवल पे हुआ, ठीक है। ओके बिल्कुल, सो लेट्स मूव अहेड, ठीक है। सो व्हाट इज दिस लॉक शील्ड्स 2022? ये कैसी एक्सरसाइज है? इज इट अ मिलिट्री एक्सरसाइज? जैसे इट्स अ मिलिट्री एक्सरसाइज, कैसी है, लेकिन कैसी मिलिट्री? साइबर। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट जो और जो मोस्ट कॉम्प्लेक्स एक तरीके से आप साइबर डिफेंस की मिलिट्री एक्सरसाइज मान सकते हो ना ग्लोबली, वो है लॉक शील्ड्स। तो यानी साइबर अटैक्स आपको पता है आर कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द फ्यूचर फ्रंटियर्स ऑफ वॉर। तो लॉकहीड शील्ड इज वर्ल्ड की लार्जेस्ट साइबर डिफेंस की मिलिट्री एक्सरसाइज। ये नेटो ने कराई थी इन एसोसिएशन विद नेटो का ही एक एफिलिएटेड चीज है, सीसीडी सीओई, यानी कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस का जो एक्सीलेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। अगेन इट्स अंडर द परव्यू ऑफ नेटो ओनली, नेटो के साथ काफी ज्यादा रिलेटेड रहता है। तो उन्होंने ये नेटो के साथ लॉकहीड शील्ड्स मिलिट्री एक्सरसाइज कराई। कहां पे होती है ये? मोस्टली मैक्सिमम टाइम्स इट हैपेंस इन एस्टोनिया। एस्टोनिया यूरोप की एक कंट्री है, वहां पे होती है, और उसकी एक इंपॉर्टेंट सिटी कैपिटल टैलिन। इनफैक्ट एक टर्म है टैलिन मैनुअल। अगेन इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी टू एनी ऑफ दिस। साइबर सिक्योरिटी, साइबर वॉरफेयर से कैसे डील किया जाए, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, उसका एक अग्रीमेंट है। जैसे हमने देखा था ना एमटीसीआर कल की क्लास में, मिसाइल्स के रेगुलेशन के लिए था, हमने देखा था ऑस्ट्रेलिया ग्रुप था, वासेनार ग्रुप था, वैसे ही एक टैलिन मैनुअल के बेसिस पे भी एक ग्रुप क्रिएट किया है जो बोलता है कि यार ये साइबर डिफेंस और साइबर वॉरफेयर से कैसे डील किया जाए। क्या इंडिया इसका सिग्नेटरी है? नो, इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी ऑफ दिस टैलिन मैनुअल। बट पता होना चाहिए टैलिन कहां पे लोकेटेड है। इट्स लोकेटेड इन एस्टोनिया, ठीक है, यूरोप में। और ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट जो साइबर डिफेंस की मिलिट्री एक्सरसाइज हुई उसका नाम है लॉक शील्ड्स। किसने कराई? नेटो ने कराई विद कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के साथ, ठीक है। टैलेंट मैनुअल क्लियर हो गया। बाल्टॉप्स, ये भी एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, सो इट्स नॉट वन दैट इज हैपनिंग जस्ट दिस टाइम। नेटो की मिलिट्री एक्सरसाइज है। कहां पे? ये बाल्टिक एरिया जो है, बाल्टिक सी, इफ यू लुक एट योर ज्योग्राफी मैप, तो यहाँ पे यू वुड सी यूके के आइलैंड्स, then you will see यहाँ पे यूरोप, यहाँ पे you see Denmark, then Norway and Sweden you will see here, and then you would have some part of this kind of extension. So in this northern part, this area you will find the Baltic Sea. तो Baltic operations के नाम से ये बाल्टॉप्स रखा गया है। So basically इसमें क्या होता है, जैसा इस पूरे एरिया में, बाल्टिक के आसपास के एरिया में मिलिट्री एक्सरसाइज करवाई गई नेटो के द्वारा। स्वीडन वाज द लीड कंट्री इसमें। बेसिकली वही कि यार आर्कटिक में अगर कल को रशिया पूरे यूरोप के अगेंस्ट वॉर लॉन्च करते हैं तो कैसे हम उसकी वॉर गेमिंग करेंगे। सो दैट वाज बाल्टॉप्स, नेटो ने करवाई, स्वीडन वाज द लीड कंट्री। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था इसमें? इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सरसाइज जो इस टाइम की है। दूसरा एक और मैं हैक आपको बताना चाहूंगा, रिसेंट में अगर कोई मिलिट्री एक्सरसाइज आ जाए, वैसे बहुत सारी हैं, जिसके एंड में रिस्पॉन्स हो, यूजुअली दैट एक्सरसाइज वुड बी कंडक्टेड बाय नेटो। यूरोप की वो मिलिट्री एक्सरसाइज होगी और नेटो कंडक्ट कर रहा होगा। जैसे कोल्ड रिस्पॉन्स है, स्विफ्ट रिस्पॉन्स है, बोथ दीज एक्सरसाइजेस आर कंडक्टेड बाय नेटो। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, यू कैन स्किप स्विफ्ट रिस्पॉन्स। ऐसी एक और है डिफेंडर यूरोप, बट वो नाम से ही क्लियर है कि डिफेंडर यूरोप है, तो कौन करा रहा होगा? यूरोप का डिफेंस नेटो ही कराता है, ठीक है। सो लिविंग दैट, कोल्ड रिस्पॉन्स न्यूज में थी बिकॉज दिस इज द लार्जेस्ट इन द 30 इयर्स, जो मैं आपको बता रहा था कि लार्जेस्ट लेवल पे जो मिलिट्री एक्सरसाइज इस बार ट्राई की गई है, जिसमें जो नॉर्वे है, इट प्लेड द रोल ऑफ लाइक द कंट्री, लीड कंट्री। एंड इसमें क्या हुआ, बेसिकली उसने ट्राई किया कि हाउ वॉर गेम के अगेंस्ट की कल को अगर कोई अटैक होता है तो नॉर्वे की सपोर्ट के लिए जो बाकी ईयू की कंट्रीज हैं, हाउ क्विकली विल दे बी एबल टू सेंड रीइंफोर्समेंट्स। बिकॉज ऐसा होगा कि अगर वॉर होगी ना, सो दे वुड क्विकली नीड रीइंफोर्समेंट्स, और फिर वो रीइंफोर्समेंट कैसे आते हैं, दे हैव टू प्लान इट, कि कल को अगर रशिया सही में अटैक कर दे, so how quickly would they be able to get reinforcements, how quickly Norway would be able to get reinforcement from the NATO countries, उसको लेके ये cold response हुआ, ठीक है। ओके ठीक है,
यस यस, यही कमेंट देखते हैं बेटा, जहां आप लोग कमेंट लिख रहे हैं आई सी देयर ओनली, ठीक है, ओके। यस, एशिया से, बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने। लॉक शील्ड जो मिलिट्री एक्सरसाइज है ना, इंडिया ने, मैंने जैसे आपको बताया टैलेंट मैनुअल के इंडिया पार्टी है, तो इंडिया डिडंट पार्टिसिपेट। ये जो सीसीडी सीओई बताया ना आपको, कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, ये नेटो के अंदर ही एक इनिशिएटिव है, नेटो का ही इनिशिएटिव है। एशिया से अगर एक कंट्री जो इसमें रिसेंटली ज्वाइन हुई है, दैट साउथ कोरिया, ठीक है। सो आई डिडंट टेल इट बिकॉज आई डिडंट थिंक कि ये इतना डीप में जाके पूछेगा, बट एनीवे सिंस यू आर डिस्कसिंग कि ये क्या है, तो नेटो के अंदर सीसीडीओई, इंडिया इसका मेंबर था नहीं, मैंने बताया कौन, अगर आप जनरली और पूछ रहे हो, साउथ कोरिया हैज रिसेंटली जॉइंड इट, इट्स वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ दिस, ठीक है। बट अगेन सी, मैं काफी सारी चीजें जानबूझ के क्लास में इंक्लूड नहीं कर रहा, व्हाई, बिकॉज आई एम इंक्लूडिंग ओनली दोज थिंग्स दैट हैज द हाईएस्ट चांस ऑफ गेटिंग asked in the exam, ठीक है, and I also have to complete it in a limited time, so I hope you understand that. So that's why I need trust, यार, you have to trust me, like if you haven't, this is, ये उनके लिए तो संजीवनी है जिन्होंने अभी तक कुछ भी करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा, बिकॉज अगर वो अभी करंट अफेयर्स पढ़ने बैठ जाएंगे तो लाइक इट वुड टेक मतलब a lot of time for them to complete it, so that's why I have filtered the content for you guys, ठीक है। नेक्स्ट है सी ड्रैगन, अगेन जैसे मैंने ये बोला, ये सारी मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, सी ड्रैगन इज ऑल्सो मल्टीलेटरल एक्सरसाइज, बट इट्स नॉट ऑफ नेटो, तो नेटो की जो थी वो थी लॉक शील्ड्स बाल्टॉप्स रिस्पॉन्स वाली जो थी, ठीक है। कोल्ड रिस्पॉन्स हमने देखा था नॉर्वे ने कैसे लीड किया नेटो के साथ और क्या पर्पस था उसका, ठीक है। सी ड्रैगन 2022 ये रेगुलर मिलिट्री एक्सरसाइज है, होती रहती है, नेवल मिलिट्री एक्सरसाइज है, नेवी और एयरफोर्स का इसमें दोनों का रोल रहता है। बेसिकली इस बार ये कहाँ पे हो रही है, ये गुआम एयरबेस जो है ना यूएस का पैसिफिक ओशन के पास, वहां पे दिस इज हैपनिंग दिस टाइम, ठीक है। इंडिया पार्टिसिपेट किया, यस इंडिया पार्टिसिपेटेड, ये बेसिकली इंडिया यूएस के जितने भी एलाइज आप इंडो पैसिफिक रीजन में देखोगे, दे वर द मेंबर्स, तो यूएसए और उधर से पैसिफिक में कनाडा आ जाएगा, इस तरफ से देखोगे तो इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया आ जाएंगे, और अगर थोड़ा ऊपर जाओगे तो जापान के पास साउथ कोरिया, ठीक है। सो बेसिकली पैसिफिक ओशन पे सेंटर्ड मिलिट्री एक्सरसाइज थी सी ड्रैगन 2022, यूएस की मिलिट्री एक्सरसाइज है, और इंडो पैसिफिक, अगेन इसको देखे चाइना ने प्रोटेस्ट किया था, बिकॉज चाइना ने कहा ये आप हम पे दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो यूएसए, इधर से कनाडा, इधर से जापान, साउथ कोरिया, एंड देन वी हैव ऑस्ट्रेलिया एंड वी हैव इंडिया, सो दीज कंट्रीज पार्टिसिपेटेड। गुआम एयरबेस है यूएसए का पैसिफिक में, वहां पे ये हुई थी। बेसिकली नेवल एक्सरसाइज होती है, एयरफोर्स भी थोड़े बहुत अपने कुछ कई बार कंट्रीब्यूटरी रोल में पार्टिसिपेट करती है, so that's sea dragon for you, most mainly a naval exercise, ठीक है। is the voice still breaking, अभी भी वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? is the voice fine now? Swift response, just remember NATO की military exercise है, I am deliberately not telling swift response because it's not important, क्या cold response में जितना important था वो बता दिया, ठीक है। So I guess कुछ मिस तो नहीं हुआ। What I was telling of Sea Dragon was that missed. Sea Dragon में बेसिकली मैंने क्या बताया, Sea Dragon मैंने बताया यूएसए की एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज, पैसिफिक ओशियन पे फोकस्ड मिलिट्री एक्सरसाइज है, और चाइना इसको लेके काफी घबराया हुआ था। चाइना वाज थिंकिंग कि यार कि ये दोबारा से मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। सो मेंबर कौन कौन थे, यूएस, इधर से कनाडा आ जाएगा, इधर से आप देखोगे जापान आ जाएगा, इधर से साउथ कोरिया आ जाएगा, इधर से ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, और इधर से इंडिया आ जाएगा, ठीक है। सो एसेंशियली जितने भी यूएस के देश हैं अराउंड द इंडो पैसिफिक रीजन, ऑल ऑफ देम आर इन्वॉल्वड इन दिस, सो दैट्स सी ड्रैगन मिलिट्री एक्सरसाइज, नेवल एक्सरसाइज लार्जली, ठीक है। गुआम में हुई, इंडिया पार्टिसिपेटेड, यस इट्स पार्टिसिपेटेड। सिमिलरली इंडियन ओशियन के लिए सेम काइंड ऑफ थिंग इंडिया भी करता है, और उसका नाम है मिलान एक्सरसाइज। इसमें काफी सारे कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत सारे कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं। इंडियन ओशियन में जिन भी देशों का इंटरेस्ट है, सो आप बोलोगे फ्रांस का कैसे इंटरेस्ट है, बिकॉज मैंने वो आपको आइलैंड बताए थे ना, छोटे छोटे रियूनियन आइलैंड, उनमें से एक आइलैंड है जो फ्रांस के कंट्रोल में, कौन सा है बताना, ठीक है। सो यूके वुड पार्टिसिपेट बिकॉज वहां पे कुछ आइलैंड है जिनमें अभी भी यूके अपना क्लेम करता है, यूएस वुड पार्टिसिपेट। सो मिलान इज अ मल्टीलेटरल एक्सरसाइज, बेसिकली इंडियन ओशियन पे फोकस्ड होती है, इंडिया इज कंसिडर्ड द लीड इन दिस, और इस बार ये कहां पे हुई थी मिलान एक्सरसाइज, विशाखापट्टनम में, ठीक है। मिलान वाज कंडक्टेड इन विशाखापट्टनम दिस टाइम। थीम क्या थी इसकी इस बार, 3 C's, कैमराडरी, कोहेशन एंड कोलैबोरेशन। तो 3 C बस याद रखो, फुल फॉर्म नॉट इंपॉर्टेंट। अगर किसी में 3 C दिख रहे होंगे किसी ऑप्शन में थीम को लेके,
दैट वुड बी द करेक्ट। कैमराडरी, कोहेशन, कोलैबोरेशन, 3 C's, ठीक है। यस, ठीक है, दैट्स ग्रेट। डिएगो ग्रेसिया, बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़े। सो मिलान। नेक्स्ट एक और मिलिट्री एक्सरसाइज विच इज समटाइम्स कॉल्ड एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज डिपेंडिंग ऑन द एरिया दैट इट कवर्स। सो इट्स द रिम पैक एक्सरसाइज, रिम ऑफ पैसिफिक। तो आपको पता है देयर इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज रिंग ऑफ फायर। वेयर इज दिस रिंग ऑफ फायर? ज्योग्राफी जिन्होंने पढ़ी है, टेल मी क्विकली, वेयर इज दिस रिंग ऑफ फायर लोकेटेड? यस, इट्स अराउंड द पैसिफिक ओशन। तो पैसिफिक ओशन के अराउंड दिस इज कॉल्ड एज द रिंग ऑफ फायर, ठीक है। तो उसी से इंस्पायर्ड होकर नाम रखा गया रिम पैक, यानी रिम ऑफ द पैसिफिक मिलिट्री एक्सरसाइज। रिम ऑफ द पैसिफिक मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, ठीक है। अगेन इंडिया इसमें इस बार पार्टिसिपेंट था। यस, इट्स अ पार्टिसिपेंट। यूएस लेड इनिशिएटिव है। पैसिफिक जो एरिया है वहां पे यूएस काफी ज्यादा एक्टिव रहता है। सो रिम पैक अगेन इज अ मिलिट्री एक्सरसाइज, ये बहुत बार रेगुलरली होती रहती है, ठीक है। सो दैट्स रिम पैक, एक और मिलिट्री एक्सरसाइज, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, ठीक है। इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है ये आईमैक्स। आईमैक्स क्यों इंपॉर्टेंट है यार? ये आईनॉस, देयर इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज आईनॉस। इस पे यूपीएससी ने सिविल सर्विसेज में एक बार क्वेश्चन पूछा था, इंडियन नेवल ओशन सिंपोजियम, ठीक है, आईनॉस। तो ये आईनॉस ने बहुत टाइम बाद मिलिट्री डोमेन में, इनफैक्ट फर्स्ट टाइम एज अ मिलिट्री एक्सरसाइज इट हैज कॉन्सेप्चुअलाइज्ड समथिंग। तो आईनॉस के द्वारा मिलिट्री एक्सरसाइज जो करवाई गई है दैट्स कॉल्ड एज आईमैक्स 2022, ठीक है। इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम क्या है? ये बेसिकली एक चैट बॉक्स टाइप का आप समझ सकते हो। जैसे आप लोग वर्दीशाला के डिस्कस ग्रुप में आके कमेंटबाजी करते हो ना, ज्ञान देते हो एक दूसरे को, वैसे आईनॉस में भी विभिन्न देशों की नेवीज आती थी, इंडिया लेड इनिशिएटिव था, आती थी और आपस में बैठ के चर्चा करती थी। तो इन्होंने कहा यार चर्चा बहुत हो गई, अब कुछ गेम खेला जाए। तो आईनॉस ने अब इस बार आईमैक्स ऑर्गेनाइज किया, आईनॉस मैरीटाइम एक्सरसाइज। ओके, सो इट्स हैपनिंग एट 2 प्लेसेस। लैंड में कहां पे हो रही है? गोवा में, और गोवा के पास जो सी है अरेबियन सी में इसके सी ऑपरेशन हो रहे हैं, ठीक है। So that's IMEX for you. IMEX is what? It's a military exercise. INOS इसको ऑर्गेनाइज करा, it's the first time it's being organized. कहाँ पे है? गोवा में और अरेबियन सी में it's happening, ठीक है। इंडिया पार्टिसिपेंट है, यस, इनफैक्ट इंडिया इज द होस्ट, और भी काफी सारी नेवी जो इसकी पार्टिसिपेंट होगी। तो वही सब कंट्रीज जो मिलान में थी, मेजॉरिटी ऑफ दोज कंट्रीज वुड बी इन्वॉल्व इन दिस, ठीक है। ओके, अगेन मैं स्पेसिफिकली आपको नाम नहीं ले रहा कंट्रीज का, बिकॉज I don't want to bamboozle you with a lot of information, ठीक है। रिम पैक क्या है? रिम ऑफ द पैसिफिक में जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। रिम ऑफ द पैसिफिक क्या है? पैसिफिक के लिटोरल कंट्रीज। व्हाट आर लिटोरल कंट्रीज? लिटोरल कंट्रीज वो होती हैं जो किसी सी के बगल में लगी होती है, ठीक है। जैसे इंडिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे सपोज ओडिशा है, यहाँ पे सपोज तमिलनाडु है। तो दीज आर व्हाट स्टेट्स? दीज आर लिटोरल स्टेट्स। ये वर्ड पता होना चाहिए। लिटोरल मतलब जो सी से लगती हुई है, ठीक है। तो रिम पैक इज अ मिलिट्री एक्सरसाइज, रिंग ऑफ द पैसिफिक। सो रिम होती है ना, साइकिल की रिम होगी। आप जब साइकिल चलाते हो तो ये लोहा होता है, इसको आप रिम बोलते हो। सो रिम ऑफ द पैसिफिक ओशन, ये पैसिफिक ओशन है, तो इसकी रिम पे जो कंट्रीज है और या जिनका इससे सरोकार है वो इसमें पार्टिसिपेट करती है रिम पैक में, ठीक है। यूएस होस्ट करता है, हवाई, अलग अलग रीजन में जो पैसिफिक में यूएस के रीजन है, बेसिस है, वहां पे इसको होस्ट करता रहता है, ठीक है। आईनॉस की फुल फॉर्म है इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम, ठीक है। ओके, रिम पैक क्लियर है? सो रिम पैक मिलिट्री एक्सरसाइज थी, इंडिया ने पार्टिसिपेट किया, यस किया। ओके, आगे बढ़े। सो यही मिलिट्री एक्सरसाइज मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसके अलावा भी बहुत सारी मिलिट्री एक्सरसाइज है, मैं पीपीटी में सब कुछ डाल सकता था, बट अगेन वी हैव टू फोकस ऑलवेज ऑन रोटी। तभी ये शकलाका बूम बूम की पेंसिल हमारी वर्दी, हमें वर्दी बनाएगी, जिससे हमारा वर्दी का सपना सच हो सकेगा, ठीक है। तो मिलिट्री एक्सरसाइज में किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आस्क, अदरवाइज वी विल मूव टू द नेक्स्ट थीम व्हिच इज वेपन्स। अच्छा, वेपन्स से याद आया, दिस इज द लोगो ऑफ माय अल्मा मेटर, नेशनल डिफेंस एकेडमी, सर्विस बिफोर सेल्फ। तो ये यार दिमाग में सब अपने रखना व्हेनेवर यू आर इन फोर्सेस। अब आ जाते हैं ये वेपन्स। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चंस आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड ऑन दिस। सो ये तो पुराने ही है दोनों, बट अगेन सिंस बार बार न्यूज में आता रहता है, टेस्टिंग होती रहती है। सो इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज है, इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज चांदीपुर में, वहां पे इस तरीके के वेपन्स की इंडिया में टेस्टिंग होती रहती है। अब मुझे बताना है ये चांदीपुर कौन सी स्टेट में लोकेटेड है। एंड इट्स ऑल्सो फेमस फॉर अ बीच, और उस बीच पे यूपीएससी एक बार सवाल पूछ चुका है। इट वॉज अ वेरी यूनिक क्वेश्चन जो यूपीएससी ने पूछा था, एंड इंटरेस्टिंगली उसका आंसर कैडबरी
वो सॉरी किटकैट जो आती है उसके रैपर के पीछे जो वो बॉक्सेस बने होते हैं जो इंडिया की कुछ कुछ स्निपेट शेयर करते हैं उसमें था। तो यू नेवर नो नॉलेज ज्ञान कहां से मिल जाए। सो ऑलवेज कीप योर आईज एंड ईयर्स ओपन, ठीक है। कैन एनीवन टेल मी व्हाट वाज द रीजन वो चांदीपुर बीच जो था उसको लेके यूपीएससी ने सवाल पूछा था और बहुत ही अच्छे से लाइक अ प्रॉपर क्विजिंग क्वेश्चन की तरह उसने फ्रेम किया था। उसने ऐसा पूछा था यूपीएससी ने कि भारत में कोई ऐसी जगह है जिसकी अगर आप सी शोर पे खड़े हो जाओगे और समुद्र को देखोगे तो आपको ऐसा लगता है कि जो सी वाटर है वो शोर लाइन से कई किलोमीटर पीछे चला जाता है और फिर वो दोबारा से सी शोर पे आता है ट्वाइस अ डे। और कई बार ऐसा होता है कि यू कैन एक्चुअली वॉक ऑन द सी फ्लोर जब वाटर पीछे आता है। एग्जैक्ट जो ये वर्डिंग्स थी ये जो किटकैट के पीछे रैपर में जो उन्होंने लिखा हुआ था उससे उठाई गई थी। सो दिस वाज अ क्वेश्चन दैट यूपीएससी आस्क्ड इन वन ऑफ देयर प्रेस्टिजियस एग्जाम्स एंड दिस इज द सेम प्लेस। सो अब मुझे बताओ कौन सी जगह है। यस, चांदीपुर इन ओडिशा इज द करेक्ट, ठीक है। यस, इंटीग्रेटेड टेस्टिंग सेंटर है ये, इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज है। तो आईटीआर चांदीपुर में क्या होता है एसेंशियली, आईटीआर जितने भी इंडिया की मिसाइल्स रॉकेट लॉन्चर्स होते हैं उनकी ना टेस्टिंग होती है। ब्रह्मोस की अभी कभी आप पढ़ोगे तो चांदीपुर में एक कलाम आइलैंड भी है। अच्छा मुझे ये बताओ ये कलाम आइलैंड कहाँ लोकेटेड है। अगेन समथिंग जो मैपिंग में सवाल आ सकता है। अब्दुल कलाम जी के नाम पे इसको रीनेम किया गया था, वेयर इज दिस कलाम आइलैंड। तो ये सब प्लेसेस इन न्यूज आती रहती है, न्यूज में आपको पता होना चाहिए। यूपीएससी पिक्स क्वेश्चंस फ्रॉम दिस। तो पिनाका की टेस्टिंग हो रही है, इसके अपग्रेडेड वर्जन बना रहे। व्हाट दिस, इट इज अ रॉकेट लॉन्चर। व्हाट इज पिनाका, इट इज एन एमबीआरएल। व्हाट इज एन एमबीआरएल, कोई बता सकता है। यस, इट इज अ मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। तो आप देखते हो ना ऐसे वो परेड में दिखाते हैं, ऐसे एक वो होता है ऐसा एक क्यूबॉइड सा और उसमें होल्स होते हैं एंड फ्रॉम देयर दे हैव लाइक लॉन्च मल्टीपल मिसाइल्स। तो उस तरीके का मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर जो होता है जिसको टेट्रा ट्रक्स के ऊपर ऐसे ट्रक होता है और उसके ऊपर आपको ऐसा दिखता है जिसमें ऐसे तीन एक दो तीन चार ऐसे छेद होते हैं एंड ऐसे यू हैव अ क्यूबॉइड जिससे ऐसे फायर करता है। तो दैट्स द पिनाका, इट्स अ मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, ठीक है। ओके, व्हाट इज हेलिना, ये भी अगेन पुराना करंट अफेयर है बट सिंस इट्स ऑलवेज इन न्यूज तो अगेन रिपीटिंग इट। हेलिना इज नाग का हेलीकॉप्टर वर्जन। नाग इज व्हाट, इट इज एटीजीएम, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। इंडिया की जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है उसका नाम है नाग। और ये जब नाग हेलीकॉप्टर से लॉन्च होता है तो उसका नाम हो जाता है हेलिना। यानी हेलीकॉप्टर से जब नाग मिसाइल लॉन्च की जाएगी देन इट्स कॉल्ड एज नाग मिसाइल इज कॉल्ड एज हेलिना, ठीक है। हेलीकॉप्टर बेस्ड नाग मिसाइल इज हेलिना फॉर यू, ठीक है। चले इतना। यस, व्हीलर आइलैंड जो है बिल्कुल उसका नाम बदल के कलाम आइलैंड कर दिया गया था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे मनीष। तो इस तरीके से गाइज आप लोग आंसर देते रहिए, देन अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे देन इट वुड हेल्प, ठीक है। सो दैट्स अबाउट हेलिना। नेक्स्ट इज अस्त्रा। अस्त्रा again was in news for like a while and I am expecting ki Astra, I was expecting last time also they would ask but they didn't ask. I hope this time they ask. It's what, BVRAM, beyond visual range air to air missile, ठीक है। इट्स BVRAM बियॉन्ड विजुअल रेंज। यानी कई बार आप एयरक्राफ्ट उड़ा रहे हो सपोज, ठीक है, आपकी एयरपोर्ट में एयर जेट में यहाँ पे कोई मिसाइल लगी हुई है, यहाँ एनिमी जेट उड़ रहा है बट अब आपको वो दिख नहीं रहा, जस्ट आपको रेडार में उसकी पोजीशन आ रही है। So how will you target that missile? So for that the missile that you will use is the Astra missile, ठीक है। It's a beyond visual range air to air missile और Indian Air Force is using this Astra missile, ठीक है। So अस्त्र क्लियर हो गया क्या है, ये बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। क्या काम करेगी, देखो आपके पास ही अगर एनिमी का एयरक्राफ्ट है तब तो आप उसको लॉक करके टारगेट को अटैक कर सकते हो। अब सपोज आपको टारगेट ही नहीं दिख रहा तो दो तरीके होते हैं। अगेन ये थोड़ा एयरफोर्स कैडेट वाला ज्ञान दूंगा। सो व्हाट इज दिस, अगर आप किसी टारगेट को एयरक्राफ्ट को टारगेट करना चाहते हो फ्रॉम एयर टू एयर सिस्टम या इनफैक्ट ग्राउंड टू एयर भी आपको अटैक करना चाहते हो, यूजुअली एक एयरक्राफ्ट को टारगेट करने के दो तरीके होते हैं। फर्स्ट इज विच इज कॉल्ड एज हीट सीकिंग attacks and the second is what's called as electronic footprint seeking. यहां पे लिखता हूं इलेक्ट्रॉनिक फ्रूट अगले। ओके सो यहां पे अगेन सॉरी गाइस, IF के दो हो गए,
फर्स्ट जो अटैक से बचने का होता है, दैट्स अटैक करने का जो होता है एयर पे, किसी एयरक्राफ्ट पे, हीट सीकिंग। हीट सीकिंग में क्या होता है, कोई एयरक्राफ्ट है, उड़ रहा है, सपोज इट्स तेजस और लेट्स से एनी अदर एयरक्राफ्ट व्हिच इज फ्लाइंग, तो वो अपना हीट सिग्नेचर जनरेट करता है। यानी अगर आप उसको थर्मल कैमरा से देखोगे, यू वुड सी दिस रेड 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 डॉट इन अ सी इन अ स्काई, जहां पे बाकी ऐसा कुछ हीट सिग्नेचर नहीं है। सो मिसाइल क्या करती है, इस हीट सिग्नेचर को फॉलो करते हुए आती है। दैट मिसाइल हैज अ हीट सिग्नेचर ट्रेसिंग सिस्टम एंड इट्स डायरेक्टेड थ्रू अ रेडार, जो हीट सिग्नेचर को फॉलो करते हुए आती है, एंड देन इट स्ट्राइक्स दिस एयरक्राफ्ट। ठीक है, दूसरा एयरक्राफ्ट को टारगेट तरीके का होता है, दैट्स इट्स इलेक्ट्रॉनिक फिंगरप्रिंट ट्रैकिंग। सो अगर रेडार कोई एयरक्राफ्ट हवा में उड़ रहा है, सो यहां से अगर आपने, रेडार क्या होता है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, जिनको फुल फॉर्म नहीं पता ये सब भी एफकैट में पूछ लेते हैं कई बार, इतने बेसिक सवाल। सो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, तो आपने यहाँ से रेडियो सिग्नल भेजा। अच्छा, रेडार में सिग्नल कैसे जाते हैं, इंफ्रा सिग्नल जाते हैं या किस फ्रीक्वेंसी के सिग्नल जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। अल्ट्रासोनिक जाते हैं कि इंफ्रासोनिक जाते हैं, दैट्स अगेन साइंस एंड टेक का। सिग्नल जाता है, इसको टकराता है एंड देन इट कम्स बैक, तो इससे आपको इलेक्ट्रॉनिकली पोजीशन पता चलती रहती है। तो इसको रोकने के लिए जो नए 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, उसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी आ रही है, ताकि वो इस तरीके के रेडियो डिटेक्शन में ना आ पाए। क्या यहाँ से जो रेडियो वेव्स आई उनको रिफ्लेक्ट करते, इस तक पहुंच ही ना पाए, या एब्जॉर्ब हो जाए, या इसके थ्रू पास थ्रू हो जाए। ऐसे काफी चीजें एक्सप्लोर की जा रही हैं फॉर द 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट। तो one of the important aspect of an aircraft to become 5th generation is it should have this stealth technology. So anyways, तो ये दो तरीके होगा अटैक करने के। तो हीट सीकिंग की बात कर ली और ये इसकी बात कर ली, अगेन आई डाइग्रेस। तो अगर ये विजुअल रेंज में नहीं आ रहा, तो मिसाइल को आप कैसे अटैक करोगे, तब देन योर मिसाइल वुड यूज एनी ऑफ दीज टू रूट्स एंड देन इट वुड अटैक द एनिमी एयरक्राफ्ट। ठीक है, तो इस तरह की बात कर ली। चैफ या चैफ टेक्नोलॉजी या शेफ टेक्नोलॉजी, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल, अगेन इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। अब सपोज आप इस एयरक्राफ्ट के पायलट हो, ऑल यू एफकैट लवर्स, आपको पायलट बना दिया मैंने, और वो भी ऐसे वैसे का नहीं, कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट का। ठीक है, तो कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट उड़ा रहे हो, सपोज रफेल उड़ा रहे हो। ठीक है, अब आपको लगा भाई एनिमी की यही वाली मिसाइल आ गई, मान लो हीट सीकिंग मिसाइल आ गई। तो हीट सीकिंग मिसाइल से बचने का क्या तरीका होता है, कुछ होना भी तो चाहिए। इट शुडंट बी अ फेट अकम्पनी। अगर आप पे किसी ने मिसाइल दाग दी, इसका मतलब ये नहीं है कि फेट अकम्पनी है। फेट अकम्पनी इंग्लिश का एक हाई फाई वर्ड है, आपके वोकैब में भी आएगा, जरा कमेंट में मतलब बताना, स्पेलिंग देख लेना है कंपनी की क्या है, कमेंट में मतलब बताना। ठीक है, सो ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार अब तो मिसाइल आएगी, अब तो मैं चाह के भी नहीं बच सकता है, तो मेरी हीट सिग्नेचर पे आएगी चाहे मैं कहीं भी भाग जाऊं, इससे अब बच नहीं सकता। नहीं, बचने का तरीका क्या होता है, फ्लेयर्स। एयरक्राफ्ट से आप फ्लेयर्स फेंकते हो, तो आपका हीट सिग्नेचर सपोज 50 था, आप अपने यहाँ से एक कुछ फेंकोगे जो यहाँ पे एक छोटा सा विस्फोट करेगी, आग पैदा करेगी, जिसका हीट सिग्नेचर 100 होगा। अब ये मिसाइल तो कंफ्यूज रहेगी क्योंकि यार यहाँ 50 से यहाँ 1000 है, तो मैं 1000 पे आके टकराती हूँ, तो आपके एयरक्राफ्ट पे टकराने की जगह ये यहाँ आ जाएगी। सो दिस इज कॉल्ड एज फ्लेयर्स के थ्रू आप अपना डिफेंस करते हो। अगेन माइट नॉट बी आज जस्ट एयरफोर्स का थोड़ा सा ज्ञान और एफकैट वालों को फील। अब सेम चीज है इलेक्ट्रॉनिक के लिए आप कैसे बच सकते हो, हाउ कैन यू, रेडार से आप कैसे बच सकते हो, तो उसके लिए दिस थिंग हैज डेवलप्ड व्हिच इज कॉल्ड एज द चैफ या शैफ टेक्नोलॉजी। डीआरडीओ ने डेवलप किया, एंड यूएसए के बाद इंडिया हैज बिकम द ओनली सेकंड कंट्री टू डेवलप दिस टेक्नोलॉजी। सो इट्स अ प्राउड थिंग। इसमें क्या होगा, आपका एयरक्राफ्ट है, इट्स फ्लाइंग, आप क्या करोगे, आपको पता है यार रडार मुझे ट्रैक करेगा, तो आप क्या करोगे, कुछ छोटे, शेफ का मतलब क्या होता है, हैव यू हर्ड दैट फ्रेज, सेपरेटिंग द व्हीट फ्रॉम द शेफ। इसका भी मतलब बताना, ईडीएम्स में, वोकैब के सेक्शन में आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो शेफ क्या होता है, असेंबली वो, आपने अगर कभी गाय को चारा खिलाया तो जो चारा होता है ना, कटा हुआ चारा, प्रोसेस चारा, जो टुकड़ों में कट के आता है, दैट्स कॉल्ड एज शेफ। ठीक है, सो इस तरीके की यह शेफ टेक्नोलॉजी इसलिए बोला है क्योंकि इसमें ऐसे शेफ्स, अब ये शेफ भूसे के नहीं होंगे, इसमें भूसा नहीं भरा होगा, इसमें मेटल्स भरे होंगे, इसमें और भी ऐसे काफी सारे चीजें भरी होंगी जिनका बेसिक पर्पस क्या होगा। अब इसने भूसे फेंके, अब क्या होंगे, ये एक्सप्लोड करेंगे, ये एक तरीके का क्लाउड क्रिएट कर देंगे। ये मैं अगेन एनालॉजी बता रहा हूं, जैसे अगर आपने कभी कोई उरी उरी पिक्चर देखी हो या कोई स्टेट ऑफ सीज देखी हो, तो कोई कहीं अटैक करता है तो वो क्या फेंकते हैं, वो स्मोक बॉम्ब्स फेंकते हैं ना, स्मोक बॉम्ब्स जो धुआं क्रिएट कर देते हैं, एनिमी को कुछ पता नहीं चलता, फिर वो अपना ऑपरेशन करता है। तो सेम चीज आप एनालॉजी एयरक्राफ्ट के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के बेसिस में लगाओ। सो इट्स लाइक इलेक्ट्रॉनिक स्मोक। ये क्या करेगी, इस तरीके का यहाँ पे कंफ्यूज्ड एरिया क्रिएट कर देगी कि जब ये रेडियो सिग्नल यहाँ पे टकराएगा तो उसे पता ही नहीं चलेगा एयरक्राफ्ट कहाँ है, कभी वो दिखाएगा यहाँ पे है,
कभी दिखाएगा यहाँ है, कई बार वो पूरे ही एरिया को इतना वाइड एरिया दिखा देगा, तो रेडार से आप एयरक्राफ्ट ट्रैक नहीं कर पाओगे। सो उसी से प्रोटेक्ट करने के लिए एक तरीके की जो टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है टू मिसडायरेक्ट एनिमल रेडार्स, दैट्स द शैफ टेक्नोलॉजी, इंडियन एयरफोर्स के लिए डीआरडीओ ने डेवलप किया। ठीक है, ओके ठीक है, यस, फेट एकम्पली का मतलब होता है जो अवश्यम भावी है, जो होके ही रहेगा, वो एक तरफ नियति ने लिख दिया है। ठीक है, दैट कैन नॉट बी चेंज, बिल्कुल सही। ठीक है, ओके ओके, व्हाइट पेन, थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग यार, लेट मी जस्ट यूज द व्हाइट पेन नाउ। ये रिमाइंड करवा दिया करो। आई होप ये जो आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन या थोड़ी सी जो इन फील्ड एक्सपीरियंस के बेस में जो एक्सपीरियंस थोड़ी बहुत मेरी नॉलेज है वो देता हूँ, इट इज यूजफुल, वेदर यू वांट मी टू शेयर सच इंफॉर्मेशन और नॉट, ये भी यार कमेंट में बताना कि, और डू यू जस्ट वांट मी टू फोकस ऑन दिस एंड नॉट इंडल्ज इन डाइग्रेशंस। ठीक है, इनएविटेबल, बिल्कुल फेट एकम्पली। दूसरा वाला जो बताया था वीट फ्रॉम शैफ, उसका मतलब बताना। अब आ जाते हैं आयरन बीम और आयरन डोम। आयरन डोम मैं पहले भी एक बार पढ़ा चुका हूँ बेसिकली, अब उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, काफी पुराना हो गया, बट सिंस आयरन बीम न्यूज में था तो मैंने कहा एक बार आयरन डोम भी रिकलेक्ट कर देते हैं। इजराइल का आयरन डोम क्या था, बेसिकली इजराइल में हमें पता था पैलेस्टीन के साथ कंफ्लिक्ट चल रहा था, तो उन्होंने एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाया था अपना, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिसमें कोई रॉकेट लॉन्चर है, कोई मिसाइल है, इनकी तरफ से अपना एक मिसाइल और वेपन जाएगा जो उसको हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देगा ताकि इनकी सिटी सेफ रहे। तो दैट वाज आयरन डोम सिस्टम जो इजराइल ने अपने यहाँ डेवलप किया था। ये जो दूसरा मिसाइल सिस्टम बता रहा हूँ आयरन बीम, ये किसका है, ये भी इजराइल का है, बट इट इज व्हाट, इट इज फॉर व्हाट पर्पस, इट्स लेजर मिसाइल डिफेंस सिस्टम। ठीक है, व्हाट डू आई मीन बाय लेजर मिसाइल डिफेंस सिस्टम, इट्स एनर्जी बेस्ड, सो इट्स एनर्जी बेस्ड वेपन्स, जो एक नया सिस्टम निकल के आ रहा है उस पे बेस्ड है। ठीक है, सो दैट्स आयरन बीम। या ओके ओके, आई विल कीप ऑन शेयरिंग। ठीक है ठीक है, वीट फ्रॉम शैफ बिल्कुल होता है। वीट फ्रॉम, सेपरेटिंग वीट फ्रॉम शैफ का मतलब क्या था, जो यूजफुल चीज है उसको नॉन यूजफुल चीज से सेपरेट करना, यानी मतलब कुछ एक काम, जैसे प्रचंड में मैं क्या करता हूं, प्रचंड में आई सेपरेट वीट फ्रॉम शैफ। हाउ डू आई सेपरेट वीट फ्रॉम शैफ, जो यूजलेस करंट अफेयर्स है उसको फेंक देता हूं और जो सिर्फ काम का है वो रखता हूं। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ वीट फ्रॉम शैफ, कि कुछ यूजफुल चीज को नॉन यूजफुल चीज से सेपरेट करना। ठीक है, क्लियर है। सो आयरन बीम क्या है, ये एक लेजर डिफेंस सिस्टम है। इसमें क्या होगा, एनर्जी वेपन्स को यूज किया जाएगा, यानी हाई वेव ऑफ एनर्जी फेंकी जाएगी एनिमी के जो इनकमिंग चीज है उस पे, ताकि वो हवा में डिस्ट्रॉय हो जाए। तो आयरन डोम क्या कर रहा था, वो मिसाइल फेंक रहा था, बट आयरन बीम क्या करेगी, वो एक हाई एनर्जी बीम फेंकेगी जो एनिमी की इनकमिंग जो प्रोजेक्टाइल है उससे टकराएगी एंड देन इट वुड डिस्ट्रॉय। इंडिया भी एनर्जी वेपन्स पे थोड़ा बहुत काम कर रहा है अभी। ठीक है, okay, so this is clear. Iron beam clear है, what is this iron beam, what would it do, how it would work? ठीक है, so let's move to the next which is RS-28 Sarmat। ये नाम से क्लियर है, RS लिखा हुआ है, RS is usually used for Russian weapons। so RS-28 Sarmat क्या है, ये रशिया का है ICBM। ICBM is what, intercontinental ballistic missile। so रशिया की ये न्यूक्लियर कैपेबल ICBM है और इसने इसकी अब दोबारा से टेस्टिंग शुरू कर दी है। ठीक है, इंटरकॉन्टिनेंटल मतलब रशिया चाहे तो यूएसए में भी ये मिसाइल अपने यहाँ से फेंक सकता है। सो RS-28 सरमान, बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन, रशिया काफी सारे ऐसे जो न्यूक्लियर वॉरहेड जो उसने थे उनको निकाल रहा है। तो RS-28 इज द न्यू न्यूक्लियर वॉरहेड जो उसने डेवलप किया। इट्स अ मिसाइल, रशियन मिसाइल, न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल विच इज एन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ICBMs आर यूजुअली दोज जो 5000 किलोमीटर प्लस डिस्टेंस पे जा सकती है। इंडिया पे ICBM है क्या, इंडिया पे कोई ICBM है, एनीवन? यस, विच इज अग्नि 5। अग्नि 5 इज कंसिडर्ड अ ICBM। ठीक है, ब्रह्मोस का भी एक ICBM बनाने की कोशिश चल रही है अभी। सम्राट नहीं बेटा, SM रैट है उसका नाम, बट सम्राट से भी याद कर लो, RS सम्राट भी याद कर लो, जैसे काम दिमाग में बैठे। ठीक है, वैसे याद कर लो। ओके, सो RS-28 सैरमेट क्या हो गया, रशिया की हो गई कैसी मिसाइल, न्यूक्लियर कैपेबल ICBM हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है ह्वानसोंग। ह्वानसोंग 17, व्हाट इज दिस, अगेन इट्स एन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बट इट्स बीइंग डेवलप्ड बाय
नॉर्थ कोरिया। तो इट्स अगेन एन आईसीबीएम बट इट इज बीन डेवलप्ड बाय नॉर्थ कोरिया। और न्यूज में क्यों थी? बिकॉज नॉर्थ कोरिया कह रहा है, इससे धमका रहा है यूएस को कि अगर तुमने मेरे पे कुछ किया तो आई लाइक यूज दिस एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स। ठीक है, ओके नहीं बेटा, साउथ कोरिया नहीं, साउथ कोरिया नहीं, नॉर्थ कोरिया। साउथ कोरिया के जो वेपन सिस्टम है ना, साउथ कोरिया के जो भी वेपन सिस्टम आप देखोगे वो यूजुअली यूएस के होंगे। अब आपने साउथ कोरिया के जिक्र किया है तो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। यूएसए ने साउथ कोरिया में एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम इंस्टॉल किया था, जैसे हमने आयरन डोम देखा ना, वैसे ही यूएसए ने साउथ कोरिया में जाके एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम इंस्टॉल किया था, जिससे नॉर्थ कोरिया बहुत गुस्सा हो गया था। और उस गुस्से की वजह से नॉर्थ कोरिया ने बोला कि ये जो हुआनचांग मेरी 17 मिसाइल है इसको आई विल यूज। तो उस मिसाइल डिफेंस सिस्टम का नाम बताओ। अगेन हैज बीन आस्क्ड बाय यूपीएससी। यस, इट्स हार्ड, इट्स अ मिसाइल डिफेंस सिस्टम। हाई ऑल्टीट्यूड पे मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो था थार्ड, वो यूएसए का था। तो साउथ कोरिया आपके अपने उतने वेपन्स नहीं होंगे, मोस्ट ऑफ देम वुड बी ऑफ नॉर्थ कोरिया। अच्छा, ये हुआनचांग भीष्म बता रहे हैं आज इसमें आ गया था महाराष्ट्र पीसीएस का। सो अगेन आई डिडंट नो कि ये पेपर में आने वाला है, बट अगेन वी सॉ दिस। ठीक है, सो दैट्स द यूटिलिटी। आई होप आप प्रचंड की यूटिलिटी समझ पा रहे होंगे एंड हाउ वी लिंक थिंग्स। तो ये थर्ड पुराना करंट अफेयर्स है बट वी आर लिंकिंग इट हियर। ठीक है, सो आपको भी इस तरीके से इंटरलिंकेजेस यार अपने माइंड में डेवलप करने चाहिए। सो स्टोरी की फॉर्म में याद करोगे ना, तो थर्ड के पोजीशन में हुआनचांग डेवलप हुआ। अब कभी भी इसके आंसर में आप साउथ कोरिया नहीं मारोगे। ठीक है, जैसा कई बच्चों ने गलत मारा होगा, जैसे अभी कोई कमेंट में मार रहा था। खैबर बस्तर, ये भी अगेन काफी ज्यादा न्यूज में। देयर इज समथिंग व्हिच वाज कॉल्ड इन द पास्ट वाज जक्पोआ। व्हाट वाज दिस जक्पोआ? जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। ये क्या था? बेसिकली यूएस ईरान न्यूक्लियर डील थी, उसमें P5+1 कंट्रीज थी। अगेन उस डील को मैं स्टैटिक में कभी जब इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। सो उसमें ये जो एक यूएस ईरान के द्वारा प्रॉक्टर्ड एक न्यूक्लियर डील निकल के आई थी, उसमें बोला था कि ईरान या न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप नहीं करेगा, वो अपना जो न्यूक्लियर उसका प्रोजेक्ट है उसको सिविलियन साइड पे रखेगा। ठीक है, बट इवेंचुअली फिर ऐसा हुआ, डोनाल्ड ट्रंप आए एंड बिकॉज ऑफ हिम ये जो पूरा न्यूक्लियर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो इनिशिएटिव पहले से चल रहा था, ऑल ऑफ दैट गॉट डिरेल्ड। एंड ये जो जक्पोआ जो अग्रीमेंट जो मैं बता रहा हूँ, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन हुआ था कि कैसे कैसे ईरान अपने न्यूक्लियर वेपन्स को खत्म करता जाएगा एंड सिर्फ सिविल यूज के लिए न्यूक्लियर एनर्जी और सेल मटेरियल यूज करेगा। दिस जक्पोआ कोलैप्स। ये P5+1 जो कंट्रीज थी, दे देन रीस्टार्टेड जब बिडेन आई किया कुछ किया जाए, और अब अग्रीमेंट के लिए काफी चीजें चल रही हैं। और यूएसए ने फिर जब ईरान ने जक्पोआ से वापस विड्रॉ किया, यूएसए ने कैंसिल किया, तो ईरान को यूएसए ने काफी सारे सैंक्शंस लगाए उस पे। आपको पता है एक कैट्सा है, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, उसमें ईरान, रशिया, इन कंट्रीज को डाल दिया है ताकि कोई भी कंट्री इन देशों से ट्रेड करे तो यूएस उस पर प्रेशर बनाएगा कि वो इन कंट्रीज से ट्रेड ना करे। ठीक है, सो दैट वाज अबाउट द बैकग्राउंड। ठीक है, तो ईरान ने बोला कि चलो तुम्हें जो करना है करो, मैं तो अब अपनी मिसाइलें बनाता हूं। तो उसने अभी रिसेंटली टेस्ट किया ये खैबर बस्तर। इट्स नॉट इंटरकॉन्टिनेंटल, इंटरमीडिएट रेंज की मिसाइल है बट इट्स अ बैलिस्टिक मिसाइल। और कई लोग बोल रहे हैं ये न्यूक्लियर कैपेबल भी हो सकती है। सो खैबर बस्तर अगेन अमेरिका को दिखाने के लिए, भले ही तुम मेरे पे सैंक्शन लगाते रहो, आई विल डू व्हाट आई वांट। ठीक है, सो खैबर बस्तर ईरान की एक मिसाइल है, वाज इन न्यूज। ठीक है, सो आई एम आल्सो गिविंग यू द कंटेक्स्ट सो दैट सिर्फ आपको रट्टाफिकेशन ना करना पड़े, you have a good idea about what it is inside it. ठीक है, आगे बढ़े। सो अगेन ये जो मैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बना रहा हूँ ना, मेक अ नोट ऑफ इट। दे में अगेन बी आस्क्ड एनीवेयर, मतलब दोबारा से ये कभी भी पूछे जा सकती है जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बहुत बता रहा हूँ। ये जक्पोआ क्या था, ये P5 क्या है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स कैन बी आस्क्ड। P5 में कौन कौन मेंबर कंट्रीज हैं, P5+1 क्या है। नेक्स्ट इज जिरकॉन। जिरकॉन क्या है? ये भी रशिया की, जैसे हमने देखा था ना RH-28 सरमान, जिरकॉन भी रशिया की ही एक मिसाइल है बट इट्स अ हाइपरसोनिक मिसाइल, यानी सुपरसोनिक इज जो साउंड की स्पीड से तेज हो, हाइपरसोनिक इज जो मैक 5 एंड अबव हो, यानी साउंड की स्पीड जो है उससे 5 टाइम्स से भी ज्यादा हो, दैट्स जिरकॉन। इसको वैसे रशियन में TS जिरकॉन ऐसे लिखते हैं बट अगेन प्रोनाउंसिएशन जिरकॉन होता है। सो रशिया की मिसाइल जिरकॉन, इट्स अ हाइपरसोनिक मिसाइल एंड रशिया अगेन इसकी टेस्टिंग वेस्टिंग कर रहा है अभी। ठीक है,
सो दैट्स जिरकॉन। किसकी मिसाइल है? रशिया की। कैसी मिसाइल है? हाइपरसोनिक मिसाइल है। ओके यस, किंजल मैं इसलिए नहीं बता रहा बिकॉज उस पे सीएपीएफ के पेपर में ऑलरेडी पूछ लिया गया। तो अब जब सीएपीएफ के पेपर पे आ गया कोई सवाल तो अगेन अनलाइकली टू बी आस्क्ड इमीडिएटली इन द सीडीएस एग्जाम सेम क्वेश्चन। ठीक है, तो किंजल जो है उस पे सीएपीएफ में क्वेश्चन आ चुका है, दैट्स व्हाई आई हैव अवॉइडेड इट। अदरवाइज मैं जिरकॉन के साथ ही किंजल भी बताता आपको। बट सो सी all this what I am doing is it's targeted at the exam, so I know Kinzal wouldn't be asked because they have asked it on 5th of August in the CAPF exam, 5th या जब भी था, which of August, 7th August, 6th August। ठीक है, yes India had got a waiver from काटसा। खैबर बस्तर क्या है? ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है, ईरान के द्वारा बनाई गई है। ओके और कई लोग बोल रहे हैं ये न्यूक्लियर कैपेबल है। सभी आई होप दैट्स क्लियर नाउ। नेक्स्ट है ये व्हाइट स्वान। व्हाइट स्वान भी रशिया का है। तो RS-28, जिरकॉन, किंजाल, व्हाइट स्वान, आजकल जितने भी ये नए ऐसे वेपन आ रहे हैं यूएस के काफी ज्यादा है, सॉरी रशिया के काफी ज्यादा है। व्हाइट स्वान क्या है? बेसिकली ये वर्ल्ड का कई बार बोलते हैं लार्जेस्ट सुपरसोनिक मिलिट्री एयरक्राफ्ट है जो मिसाइल्स कैरी कर सकता है, यानी बहुत ही भारी, लार्जेस्ट, हैवीएस्ट भी है, हैवीएस्ट एंड लार्जेस्ट मिसाइल कैरियर है। ठीक है, मिलिट्री एयरक्राफ्ट जो मिसाइल कैरी कर सकता है, वर्ल्ड सुपरसोनिक मिसाइल्स को लॉन्च भी कर सकता है, दैट्स व्हाइट स्वान। इसका कुछ अपना रशियन नेम है टूपो करके कुछ, तो अंडरस्टैंड टूपो व्हाइट स्वान, ऐसे नाम याद कर लेना, टूपोलेव व्हाइट स्वान। ठीक है यस, तो ये ऐसा है, बेसिकली हैवीएस्ट है और सुपरसोनिक मिलिट्री एयरक्राफ्ट है, सुपरसोनिक स्पीड से करता है, हैवीएस्ट, लार्जेस्ट, मतलब बहुत ज्यादा पेलोड कैरी कर सकता है। ठीक है, and it has recently been tested because of this thing। ठीक है, ये जो सब आपका रशिया यूक्रेन वाला चल रहा है। तो व्हाइट स्वान क्या? इट्स वर्ल्ड्स हैवीएस्ट सुपरसोनिक स्पीड पे चलने वाला, बिकॉज कोई चीज सुपरसोनिक स्पीड पे चल रही है इट हैज टू हैव वेरी पावरफुल इंजन्स एंड हैवी भी है। ठीक है, मिसाइल लॉन्चर एयरक्राफ्ट या कैरियर एयरक्राफ्ट, जो भी आप बोलना चाहो। ठीक है, मिसाइल कैरिंग बॉम्बर। ठीक है यस, नहीं इवेंट जो होता है वो दूसरा होता है। गुड दैट यू आस्क मनीष। इवेंट जो होता है ब्लैक स्वान इवेंट। ब्लैक स्वान इवेंट ऐसा इवेंट होता है जो अरबों खरबों साल में एक बार होता है, या लाखों साल में एक बार होता है, या हजारों साल में एक बार होता है, जो भी आपकी अतिशयोक्ति की लिमिट उस लिमिट पे जो एक बार होता है। यूजुअली आप वेरी रेयर अकरेंस, जैसे आपको सफेद हंस तो दिख जाता है, काला हंस कम दिखता है, वहीं से ये ब्लैक स्वान वर्ड आया। ब्लैक स्वान, जैसे कोविड इज कंसिडर्ड टू बी अ ब्लैक स्वान इवेंट, जैसे डीमोनेटाइजेशन इज कंसिडर्ड टू बी अ ब्लैक स्वान इवेंट। ठीक है, रेयर इवेंट्स, तो वहां से ये ब्लैक स्वान वर्ड आया। गुड दैट यू आस्क्ड दिस एंड मनीष, एंड आई विल इंटीग्रेट इट। ओके ठीक है, सीएपीएफ बैच पंकित में बात करूंगा यार, डोंट वरी, आई विल टेक अ सेपरेट क्लास ऑन सीएपीएफ का पेपर एनालिसिस एंड ऑल दोस थिंग्स। 2023 के लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए, इंटरव्यूज के लिए क्या करना है, ऑल ऑफ दैट आई डू। नेक्स्ट है अभ्यास। अभ्यास इज क्या है? इट्स अ हीट एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट। या एक्सपेंडेबल कौन सा है? इस वाले एक्सपेंडेबल का मुझे मतलब बताओ। हीट एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट बोलते हैं अभ्यास को। ये भी किसने डेवलप किया? दिस हैज बीन डेवलप्ड बाय डीआरडीओ, हाई स्पीड हीट एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट। तो इसमें एसेंशियली क्या होता है? इमेजिन, वो आपने कभी शूटिंग इवेंट देखे जिसमें एक वो गोल सी व्हाइट सी वो उड़ती हुई जाती है और उसको उड़ाते हैं, फिर वो हवा में ऐसे धुआं सा करती है। तो अभ्यास भी वही समझो कि ऐसे कोई एरियल टारगेट्स होंगे जो मूव कर रहे होंगे और उन एरियल टारगेट्स को अटैक किया होगा। दे वुड बी हाई स्पीड, काफी तेज गति से होंगे। एक्सपेंडेबल यानी यूज एंड थ्रो। एक्सपेंडेबल होता है जो एक बार वेस्ट हो गया तो कोई नुकसान नहीं। एक्सपेंड वर्ड जो है वहीं से आया है। एक्सपेंडेबल मतलब जिसको आप, इट इज लाइक यू कैन कट इट ऑफ, तो आपको कुछ ज्यादा नुकसान नहीं होगा, दैट्स एक्सपेंडेबल। मतलब जैसे आप अगर एक ग्रुप के कोर मेंबर हो तो यू आर इनएक्सपेंडेबल, आपको निकाल नहीं सकते। बट कोई ऐसा मेंबर है जो जस्ट चिपका हुआ है तो उसको निकाल भी देंगे और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दैट्स एक्सपेंडेबल। सो हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, दैट्स हीट। ठीक है, तो इसकी भी टेस्टिंग चलती रहती है। बेसिकली अगर फिर कोई मिसाइल टेस्ट करनी है, आपको कोई रॉकेट टेस्ट करना है, तो इन टारगेट्स पे आप कर सकते हो। तो अभ्यास क्या है वो, अगर आपने डक हंट, आप में से कोई बच्चा
अगर मेरे जमाने का है तो डक हंट करके एक वीडियो गेम होता था जिसमें वो बत्तखें उड़ती थी और आप ऐसे बंदूक लेके मारते थे। सो वो बत्तखें ही, उन बत्तखों का नाम ही आप समझो हीट है, ठीक है। होता था आपके जमाने में डक हंट, होता है डक हंट वाला गेम होता था वीडियो गेम। यस, अभ्यास, तभी मैं बोल रहा जैसे अभ्यास हो गया, हेलिना हो गया, ये बार बार हर बार इसकी टेस्टिंग जब जब चांदीपुर में करते रहते हैं, इस पे पूछते रहते हैं, ठीक है। अंकित, यस विल डू दैट, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो, ठीक है। आई जस्ट वॉन्ट यार आप में सिर्फ आके अपना वन वे स्वार्थ ना सिद्ध करें। डोंट बी अ मुफ्तखोर, मैं बहुत सालों से ये बात बोलता आ रहा हूं, मुफ्तखोर मत बनो। मैं जानता हूं आप सभी सेल्फ रिस्पेक्टिंग पर्सन हो। यू नो ऑल ऑफ दिस कंटेंट इज बीइंग डिलीवर्ड फॉर फ्री, वी आर नॉट चार्जिंग अ पेनी फ्रॉम यू, नाइदर आर वी सेलिंग एनी कोर्सेज टू यू कि इसके थ्रू, ये तो सिर्फ बहाना है, असली काम तो कोर्स की बोतल में उतारना है। आई डोंट डू एनीथिंग लाइक दैट। जैसे और कोचिंग करते हैं कि एक फ्री क्लास यूट्यूब पर डाली, अब बोला फुल लेंथ मजा लेना है तो हमारे पेड में आओ, तो मैं इस तरीके से बोतल में नहीं उतारता। सो बट आई नो यू आर सेल्फ रिस्पेक्टिंग पीपल, यू वोंट बी अ मुफ्तखोर। सो व्हाट आई वांट फ्रॉम यू इज जस्ट टू थिंग्स। अभी जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जस्ट स्प्रेड द वर्ड, शेयर करो जितने भी आपके साथी हैं अनअबैशेडली, बिना शर्म के। जैसे आप बिना शर्म के काफी सारी चीजें करते हो, उसी तरीके से इसको भी शेयर करो। फील proud that you are something that can change somebody's life. So recently we got all India rank 3, Indu Lekha. She was connected with Vardishala, and it feels really great when I see students who benefited from this platform. And I want यार ऐसे जितने भी students हैं who can, she couldn't go to any of those offline coachings, and so she relied on like YouTube and learned. We'll release her interview soon just to motivate you. She cracked it in her first attempt, and she like, so it feels great when we can contribute into such journeys. And she promised that she'll do PhD, which is the second thing that I demand from you, that once you get selected you must do PhD. What is PhD? Serve the country with passion. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप फौज में जाओ एक पेंशन सीकिंग पर्सन के लिए। अब तो वैसे भी अग्निवीर में तो पेंशन खत्म ही हो गई है, और जगह भी सरकार पेंशन का बर्डन, बिकॉज रियल में बहुत ज्यादा है सरकार पे इन द फौज में, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे पैसा ही नहीं बचता। सो सर्व द फोर्सेस विद पैशन। जिस दिन आपको लग रहा है आप अपना 101% नहीं दे पा रहे, जस्ट मूव आउट ऑफ द फोर्सेस, डोंट बिकम अ बर्डन। सेकेंड इज बीइंग हम्बल। कई लोग क्या होते हैं, सेलेक्ट होने के बाद अपने कॉलर खड़े करके चलने लगते हैं कि अब तो मेरे से बड़ा कोई शहंशाह नहीं है। कई लोग टॉपर समझते हैं कि अब जो मैं बोलूंगा मेरे सारे वचन ब्रह्म वचन है, जो भी मैं बोलूंगा सत्य है। इनफैक्ट दे देमसेल्व्स आर नॉट श्योर कि अगर दोबारा एग्जाम में बैठना पड़ गया तो रिटर्न भी पास होगा या नहीं। सो बी हम्बल, ऑलवेज ट्रीट योर सबऑर्डिनेट्स एंड योर सुपीरियर्स विद इक्वल डिग्री ऑफ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। ईच इंडिविजुअल हैज डिग्निटी, रिस्पेक्ट दैट, ठीक है। अपने जवान को मिसट्रीट कभी नहीं करना है। देन हैव दैट डिग्निटी ऑफ यूनिफॉर्म। यार वो जो वर्दी पहनी है, जो आपके कंधों पे सितारे लगे ना, उनका एक मतलब है, यू आर बियरिंग द बर्डन ऑफ 130 करोड़ भारतीयों की आशाओं का बर्डन आपके कंधों पे है। सो ऑलवेज हैव दैट डिग्निटी ऑफ दैट यूनिफॉर्म। कई लोग क्या करते हैं, करप्शन में, ऐसे काफी सारी निफेरियस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं आफ्टर दे गेट इनटू द फोर्सेस। नेवर डू दैट, हैव दैट, मेंटेन दैट डिग्निटी एंड डेकोरम ऑफ द यूनिफॉर्म। जस्ट इफ यू डू दिस PhD इन लाइफ, यू वुड हैव बीन मोर देन थैंकफुल टू मी, और जो थैंक पे कर सकते थे, दैट वुड बी द बेस्ट फॉर्म। सो अभी क्या करना है, शेयर करना है अनअबैशडली मैक्सिमम लोगों के साथ। इसका भी मतलब बता दो, वर्ड यूज कर दिया तो कमेंट में बताना। ये वोकैब भी पढ़ाता जा रहा हूं साथ साथ, तो कहां मिलेगा इतना कंटेंट? स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, इंग्लिश भी मिल जा रही है, साइंस भी मिल जा रही है, सब मिल जा रहा है, ठीक है। करंट अफेयर्स इज वन ऑफ देम, टैंगो चार्ली, ठीक है, ओके। ओके, सो now coming back to the topic, INS सिंधु ध्वज। INS सिंधु ध्वज क्यों न्यूज में? बिकॉज what it is इंडियन नेवल शिप, जैसे नाम से लग रहा है, इट्स अ सबमरीन। एंड why is it in news? Because it has recently been decommissioned. तो ये एक इंडियन नेवल शिप थी जिसने बहुत साल भारत देश की सेवा की, एंड रिसेंटली इसको डीकमीशन कर दिया गया, ठीक है। सो दैट्स INS सिंधु ध्वज फॉर यू। नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट 75। ये नेवी का प्रोजेक्ट था, पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। इट्स बेसिकली फ्रांस से जो हमने स्कॉर्पियन सबमरीन्स ली थी,
उस स्कॉर्पियन सबमरीन्स, ये बेसिकली कैसी सबमरीन है, डीजल इंजन सबमरीन है, नॉट न्यूक्लियर पावर्ड, डीजल इंजन सबमरीन से स्कॉर्पियन सबमरीन किस देश से ली थी हमने, फ्रांस से। उसी के बेसिस पे हमने अपनी कलावरी सीरीज ऑफ शिप्स बनाई, सबमरीन्स बनाई, कलावरी सीरीज, ठीक है। उसमें हमने 6 सबमरीन्स बनाई थी। सो उसमें जो लास्ट 6 सबमरीन है वो भी रिसेंटली अब एक्टिव हो गई है, दैट्स वाकशीर। सो वाकशीर का भी अभी रिसेंटली ट्रायल्स कंडक्ट हुआ है, इंडक्शन चल रहा है, दैट वाज वाकशीर। तो इसमें जो भी 6 सबमरीन बनाई गई, ऑल ऑफ देम स्टार्ट विद वी। सो वेला थी, वाकशीर थी, ऐसे अलग अलग थी। सो आईएनएस वाकशीर क्या हो जाएगी, एक सबमरीन हो जाएगी स्कॉर्पियन या कलावरी क्लास की, और ये किसके अंदर बनाई जा रही है, प्रोजेक्ट 75 के अंदर, ठीक है। सो दिस इज प्रोजेक्ट 75 कलावरी क्लास सबमरीन्स, जो स्कॉर्पियन मॉडल ऑफ फ्रांस था उसके मॉडल पे दी सबमरीन्स आर मेड, ठीक है। लेटेस्ट इज, दिस इज द लास्ट वन, वाकशीर इज द लास्ट वन, ठीक है। अनअबैशडली मतलब क्या होता है, बिल्कुल शेमलेसली, बिना शर्म के, बिना हिचक के, ठीक है। यस, तो वाकशीर, वेला, इन सबका वी से नाम होता है। जो भी एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ सबमरीन्स होती है ना, जैसे कलावरी क्लास कोई सबमरीन है, तो ऑल ऑफ देम वुड हैव देयर नेम्स विद वी। वेला, और जो लेटेस्ट है, जो लास्ट है, दैट्स वाकशीर, तो वो भी इंडक्ट होने वाली है, दैट वाई व्हाट इज इन न्यूज। ये फ्यूजियन क्या है, जैसे इंडिया के आपको पता है विक्रमादित्य, आईएनएस विक्रमादित्य, विराट, आईएनएस विक्रमादित्य हो गया, आईएनएस विराट हो गया। विराट इज नॉट येट इंडक्टेड, इट्स स्टिल, अभी तो मतलब फॉर्म मैन्युफैक्चरिंग स्टेज में भी नहीं पहुंचा, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन चल रहा है। आईएनएस विक्रांत। सो व्हाट वर these were एयरक्राफ्ट कैरियर्स। आईएनएस विक्रमादित्य था एडमिरल गॉडशॉव, जो हमने रशिया से इंपोर्ट किया था, उसको आईएनएस विक्रमादित्य बनाया था, एंड इट वाज, दीज आर एसेंशियली व्हाट, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, ठीक है। सो फूजियान क्या है, फूजियान चाइना का जो हाईटेक एयरक्राफ्ट कैरियर है, चाइना का लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर शिप जो होने वाला है, दैट्स फूजियान, ठीक है। सो दैट वाई इट वाज इन न्यूज। तो आपको चाइना के तो पता ही होना चाहिए, मैंने इंडिया के भी बता दिया आपको। इंडिया का फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर कौन सा था, जो इंडिजिनियसली मेड है, वो बताओ, और ओवरऑल बताओ, ठीक है। IAC-1, यस, IAC-1 इंडिजिनियसली डिजाइंड एयरक्राफ्ट कैरियर, इंडिया का फर्स्ट जो है वो है आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विराट जो है वो अभी बनेगा, इट हैजंट बीन मेड। IAC-1 दैट इज आईएनएस विक्रांत, कोची शिपयार्ड में इसका मैन्युफैक्चरिंग चला। इट इज द फर्स्ट एयरक्राफ्ट टू बी मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिजिनियसली एयरक्राफ्ट कैरियर जो इंडिया में बना, दैट्स आईएनएस विक्रांत, ठीक है। सो चाइना ने भी अपना एक लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर जो है, दैट्स चाइना का फूजियान, so that's why it was in news, ठीक है। नेपट्यून मिसाइल सिस्टम, नेपट्यून मिसाइल सिस्टम कौन से देश का है, एंड व्हाई वाज इट इन न्यूज, ये भी फटाफट से बताओ। अगेन ये सब रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट का ही है। यूक्रेन का एक एंटी मिसाइल सिस्टम जो यूक्रेन का है, एंटी शिप क्रूज मिसाइल, जो एक, ताकि उनकी अटैक ना हो पाए, अपने बेसिस को सेव कर पाए। अभी आपको पता होगा रशिया यूक्रेन में एक आइलैंड था, जिस आइलैंड को लेके काफी ज्यादा डिस्प्यूट चल रहा था, और इवेंचुअली ऐसा बोला कि रशिया को वहां से यूक्रेन ने हमने भगा के फेंक दिया है। तो वो आइलैंड कौन सा था, उससे रिलेटेड ये नेपट्यून मिसाइल सिस्टम न्यूज में आया था उस समय। इट वाज इन यूक्रेन, बट डोंट वरी, रशिया यूक्रेन में अलग से इंटरनेशनल वाले जब टॉपिक्स कवर करूंगा उसमें कवर करूंगा, अभी आई एम जस्ट कवरिंग द वेपन्स। तो रशिया यूक्रेन में जितने भी मैपिंग की चीजें आई विल डू दैट देयर, ठीक है। सो नेपट्यून मिसाइल सिस्टम किसका है, यूक्रेन का मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, एंटी मिसाइल, एंटी शिप क्रूज मिसाइल है, ठीक है। शिप्स, रशियन शिप्स ना आ पाए, अच्छा ये मैं मैपिंग में अभी बताया था, वैसे आप लोकेट करना ब्लैक सी ऑफ अजोव, और इनको ज्वाइन करने वाला एक स्ट्रेट है, याद करो हमने एक 5 स्ट्रेट पहले डिस्कस किया था, यहाँ भी एक स्ट्रेट है, उस स्ट्रेट का मुझे नाम बताना, ठीक है। ये जितने भी होमवर्क दे रहा हूँ गाइस, सबको करना है, जो भी बच्चा रिकॉर्डेड वीडियो देखेगा उसको देखना है और कमेंट करना है। इफ यू कमेंट ना, देन ओनली यू वुड रिमेंबर दिस। नहीं, बॉस्फोरस स्ट्रेट तो टर्की के पास है बेटा, यस, कर्च स्ट्रेट इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही, इट्स द कर्च स्ट्रेट। इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। ऑलरेडी सीएपीएफ का पेपर देखोगे तो दे हैव आस्क्ड मैपिंग क्वेश्चन। मारियोपोल कौन सी, जो रशिया, ये जब अटैक चल रहा था तो मारियोपोल सिटी पे काफी ज्यादा चल रहा था, सीज ऑफ मारियोपोल, तो बस इतना सिंपल सा सवाल पूछा कि कहां पे लोकेटेड है मैप में, किस वाटर बॉडी के पास है। ये सीएपीएफ के पेपर में अभी अगस्त में एकदम खोलता हुआ सवाल है जो पूछा गया एग्जाम। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि कर्च स्ट्रेट पे भी क्वेश्चन आता है, ठीक है।
सो बट दैट आई विल डू जब रशिया यूक्रेन कंफ्लिक्ट का डिस्कशन करेंगे. सो नेपट्यून मिसाइल सिस्टम देख लिया. हिंदुस्तान 228 क्या है यार? ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है ना, उनके द्वारा डेवलप किया गया एक एयरक्राफ्ट है. एंड व्हाई इज दिस एयरक्राफ्ट इन न्यूज? बिकॉज ये सिविल एविएशन के लिए एक छोटे, जैसे आपको पता है देयर इज दिस उड़ान योजना, उड़े देश का आम नागरिक योजना, ठीक है. इस उड़ान योजना में क्या है, छोटे छोटे एयरपोर्ट्स बन रहे हैं. तो उसी में ये छोटे एयरपोर्ट्स, कोई छोटे ऐसे प्लेन्स जो इस योजना के लिए फिजिबल हो, जो सस्ते हो, छोटे कम सीटर हो, स्मॉल सिविल एविएशन के लिए जो एयरक्राफ्ट डेवलप किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, दैट्स दिस हिंदुस्तान 228. तो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट सिंस इट वाज इन न्यूज आई एम जस्ट इंक्लूडिंग इट. ठीक है, चलो आगे बढ़े. इज दिस मच क्लियर? इतने में किसी को कोई डाउट तो प्लीज आस्क. इफ एनीबडी इज हैविंग एनी डाउट टिल नाउ, प्लीज आस्क. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग, स्पोर्ट्स. लेट्स डू स्पोर्ट्स नाउ. अच्छा, लंबा हो जाएगा क्या? वुड इट बिकम लॉन्ग स्पोर्ट्स? चलो फिर डिफेंस ही कर लेते हैं. स्पोर्ट्स आई विल डू इन द नेक्स्ट. सुबह 5 AM पे मिलेंगे. कल दो चीजें कंप्लीट करेंगे. फिर 5 AM पे अब कल लंबी क्लास लूंगा, स्पोर्ट्स कंप्लीट करेंगे. एंड दूसरा कंप्लीट करेंगे लेट्स से इकोनॉमी. इकोनॉमी वी हैडंट डन, नो? या गवर्नमेंट स्कीम्स, आई विल डू वन ऑफ दोस. इन दोनों में से देखता हूं क्या पिकअप करूंगा. स्पोर्ट्स और एक और चीज, दो टॉपिक कंप्लीट करेंगे. या आई प्लान टू कंप्लीट दिस एंटायर सीरीज बिफोर एफकैट. अगर आप लोगों ने साथ सहयोग दिया, शेयर किया अपने दोस्तों के साथ, आई विल ट्राई टू कंप्लीट इट बिफोर एफकैट. सो 24 से एफकैट शुरू है ना आपके, सो आई विल ट्राई टू क्लोज इट ऑफ बाय 23rd. सो दैट एसेंशियली मींस 22 और 23 दो दिन में आई विल ट्राई टू कंप्लीट इट ऑफ इन 4 क्लासेस. But yeah, I'll be able to do that only if you support, if you guys share. So don't feel ashamed in sharing. मतलब I don't understand why do you feel ashamed कि share कर देंगे तो दूसरे बच्चे का फायदा हो जाएगा, या हमें लोग क्या जज करेंगे, पढ़ाकू जज कर लेंगे. Guys, studious is the new sexy. ठीक है. अच्छा, FCAT 24 से 26 है. अच्छा 26 है, then we can easily cover. फिर तो ज्यादा हम पे प्रेशर भी नहीं आएगा. ठीक है. स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, देखो जिस भी वर्ड के एंड में फैसिलिटी है ये मैं करवा दूंगा. वैसे बीच में ये गवर्नमेंट स्कीम वाला जब देखूंगा ना, कराऊंगा ना, देन आई विल डू इट. ये स्टैंडिंग फैसिलिटी, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी थोड़ा पुराना हो गया. आरबीआई ने जो रिफॉर्म्स किए और काफी ज्यादा नए रिफॉर्म्स आ गए थे आरबीआई के, दैट्स व्हाई आई डिडंट पिक अप स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी. सो स्पोर्ट्स विल डू टुमारो, सरकार विल डू टुमारो. सो अगेन ट्रिब्यूट टू सिद्धू मूसेवाला, आई विल लिसन टू अ सॉन्ग अगेन. Another value, the third value that we can learn from him is, and that we should try to inculcate in our life is collaboration. So I started with the first thing. Which was the first thing? Consistency. कैसे he can produce songs like, जितने लोगों ने अपने लाइफ टाइम में गाने नहीं लिखे उतने गाने सिद्धू मूसेवाला used to complete like in a year. So that kind of consistency is needed in our preparation also. कई बार बच्चे एक दिन पढ़ते हैं, फिर 2 दिन छुट्टी मार लेते हैं, फिर तीसरे दिन पढ़ते हैं, फिर 10 दिन छुट्टी मार लेते हैं. कंसिस्टेंट एफर्ट्स लीड्स टू फ्रूट्स. ठीक है. दूसरी चीज हमने जो करी थी, हमने बात की थी वो रूटेडनेस की, यानी जुड़ाव की. जो हमारी जड़ें हैं उनसे हमें जुड़ा रहना चाहिए. वी शुड बी हम्बल एंड दिस इज एग्जाम्प्लीफाइड इन हिज लाइफ. Finally, the third C that we are taking today is collaboration. So when Sidhu Moosewala was just starting out, he collaborated with a lot of people so that he could at least reach to the larger number of people. तो अब मैं यही चाहता हूँ कि यार आप भी collaboration में समाये ना. अगर आपके कोई भी फ्रेंड्स हैं उन सबके साथ आप इंफॉर्मेशन को शेयर करें. Sharing is caring, guys. Nobody, selfishness wouldn't take you anywhere. So don't feel afraid in sharing. Just spread the word. वो देखे ना देखे दैट्स नॉट योर जिम्मेवारी. अपने हाथ में कर्म करना है. शेयर इट विथ एवरीवन. जो भी आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में, हर किसी को फॉरवर्ड कर दो. लिंक सेंड टू ऑल कर दो, व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में, इंस्टाग्राम में. इफ दे सी, इफ दे कम, देन दैट्स गुड. इफ दे डोंट कम, यू हैव डन योर बिट. सो जस्ट आई एक्सपेक्ट दैट ऑल ऑफ यू डू योर बिट. शेयर the word, spread the word that
because Vardishala is sustained by you. It's not owned by me. It's not owned by Vardishala volunteers. It's your product. It's your ownership. So even only if you guys support, then I'll be able to sustain all of this. And a lot more is in stores. How did you like the content today? Did you enjoy the series? Please leave your feedback in the comments of the YouTube channel so that maximum students can join. We have a lot of other initiatives in the pipeline after Prachand. So stay tuned. Join. Bye bye. Jai Hind. I'll see you again soon. ठीक है? Okay.